तो अब सब क्लियर है, ऑल क्लियर एक बार कर दीजिए आप लोग, उसके बाद फिर क्लास आज की शुरू करते हैं। ठीक है, तो पूरे क्लास को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास क्या है, तो आपको भली भांति पता है कि एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 का पेड बैच है ये, और इसमें आज की क्लास और भी महत्वपूर्ण होनी है। क्या महत्वपूर्ण होनी है वो हम देखते हैं। तो आज की क्लास में पेपर 3 जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लेक्चर जो आज है लेक्चर नंबर 002, लेक्चर का नाम है 002। और इसमें पढ़ेंगे क्या, आज का टॉपिक क्या रहेगा ये भी आपको दिमाग में रखना है। विज्ञान पहले हम समझेंगे, क्योंकि जब चैप्टर का नाम ही है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो हमको पता होना चाहिए हमारे सिलेबस के बारे में कि विज्ञान क्या होता है और प्रौद्योगिकी क्या होती है। अच्छा, एक बात मैं और आप लोगों को आगाह कर दूं कि मैं आज सिर्फ कैमरे पर देखूंगा, अर्थात आप लोगों को देखूंगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना है, कुछ भी चैट आपने किया है और आपको लगता है कि उस चैट को मुझे देखना जरूरी है, तो आप लोग भोंपू बजा देंगे। भोंपू अब समझ गए होंगे, भोंपू बजा देंगे। जैसे ही भोंपू बजाएंगे मैं उस चैट को देख पाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ बात अगर आप चैट करते हैं और वो मुझे देखना जरूरी है तो आप भोंपू बजाएंगे, तभी मैं अपने लैपटॉप की तरफ देखूंगा। अदरवाइज सिर्फ मैं कैमरा मतलब अर्थात आप लोगों की तरफ देखूंगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ मुझे देखा जा रहा है। नहीं तो आपको बुरा लगे कि हमारे तरफ देखता ही नहीं है, कंप्यूटर को देखता है। कुछ दिक्कत जाए तभी आप भोंपू बजाएंगे, पूरे टाइम नहीं बजाना है। चलिए, तो आज का लेक्चर क्या होगा, विज्ञान क्या है हम समझेंगे। जो आप प्रीलिम्स में समझे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। नहीं समझे होंगे तो मैं यहां पर कोई जोखिम लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ेगा, किसी टीचर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और एक और चीज, विज्ञान क्या है समझेंगे, विज्ञान का वर्गीकरण समझेंगे और पढ़ने के स्रोत। आज आपकी समस्या का समाधान ये होगा कि क्या चीज पढ़े हम। आखिर में अक्सर बच्चे आके पूछते हैं सर विज्ञान में क्या पढ़ लें, थोड़ा बता दीजिए, कौन सी किताब पढ़ लें। कल अपने क्लास में भी नीलेश जी बोले थे कि सर कौन सी किताब खरीदें। यार हम क्लास शुरू नहीं हुई पहले ही किताब खरीदने के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। मैं आपको सिंगल कोई किताब नहीं खरीदने दूंगा। जितनी भी चीजें जरूरत पड़ेंगी सब यहीं से भेजूंगा मैं आपके ग्रुप में, सिर्फ उसको पढ़ेंगे, वही आपका सारे नोट्स और स्त्रोत होगा। उस स्त्रोत के बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। करंट अफेयर्स भी जरूरत पड़ेगा तो वो सारा चीज हम क्लास में अपडेट करेंगे ही। तो पढ़ने के स्त्रोत आज के टॉपिक, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 है, पहले मुझे आपको उस लेवल तक पहुंचाना है कि पढ़ाई करनी कैसे है हमें। जब आप पढ़ना सीख जाओगे, मुझसे एक बार कनेक्ट हो जाओगे ढंग से, तो फिर हम दोनों स्मूथली आगे कोर्स में चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरुआत लेक्चर का है तो एक बार और बता दूं मैं, कल व्हाट्सएप पर 2 सुझाव और मुझे आए या फिर उनका डाउट क्वेश्चन था, उनका आंसर देना भी मुझे जरूरी है। हालांकि आप लोगों के क्लास में से किसी का ये क्वेश्चन नहीं था, बट और जो जुड़ना चाहते हैं उनका क्वेश्चन है कि सर अगर इस बार का मेंस होगा तो क्या मेंस के टाइम तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके लिए मैं आंसर बोलता हूं कि हाँ, लेकिन जब इस बार के मेंस का, वैसे जहां तक मैं जानता हूं कि 3 महीने से पहले मेंस नहीं होने वाला है, और आप 2 घंटे यहां पढ़ रहे हैं, इसका रिवाइज करेंगे, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। अदरवाइज अगर ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी, तो मैं गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके शॉर्ट बढ़ा के क्रैश कोर्स करा के बोल दूंगा कि कोर्स कंप्लीट हो गया, बल्कि मैं समय थोड़ा और बढ़ा लूंगा। एक दिन में 1 लेक्चर की जगह पे 2 लेक्चर ले लूंगा, लेकिन आपका कोर्स जिस गुणवत्ता में होना चाहिए उसी गुणवत्ता में कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तब। ये बैच बिगिनर के लिए भी है और उसके साथ साथ ये बैच जो अभी मेंस देना चाहेंगे उनके लिए भी है,
और साल भर का सब्सक्रिप्शन इसका आपको मिलेगा। 3 महीने 3.25 महीने में मैं कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा 100%। कुछ अन्य पेपरों की बात भी यहाँ कवर हो जाएगी। और साल भर में हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार फिर लाइव में आया करूँगा 2-2.5 घंटे के लिए। तो जो कुछ भी अपडेट मुझे करंट का करना रहेगा अलग अलग यूनिट में, वो सारा अपडेट भी करता रहूँगा। मतलब इस लेक्चर के लिए जब तक सब्सक्रिप्शन आपका रिमाइंड आईएएस का रहेगा आपके पास, तब तक आपको कुछ नहीं सोचना है। एक एक करंट अफेयर्स का एडिशन भी मैं ही खुद कराया करूँगा। और अपने ऊपर से अगर आप कुछ एफर्ट डालते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है, नहीं डाल पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके YouTube के माध्यम से ये फिर से जाएगा ये आज का भी लेक्चर। तो इसमें आपका जो भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा होगा उसको YouTube पे इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर चैटिंग में आंसर देना बहुत संभव नहीं हो पाता मेरे लिए। टॉपिक पे आते हैं। तो ये 3 बातें हमको आज पढ़ना है आज की क्लास में। क्या है विज्ञान, वर्गीकरण क्या है, पढ़ने के स्रोत क्या हैं, ये आज का टॉपिक है। क्लास को आज हम अब शुरू करते हैं। जो भी स्रोत हमको चाहिए वो स्रोत मैं यहाँ पे बोर्ड पे लगाया करूँगा, चाहे वो किसी किताब का हो, चाहे वो किसी वेबसाइट का हो, उसका मैं PDF फॉर्म में यहाँ पे साथ लगाया करूँगा कि आप उसको जज कर सकें और मैं समझा सकूँ कि कैसे पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आज का। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो क्या है, विज्ञान क्या है। तो आपको सबके पास ये किताब है और फ्री में मिलती है। NCERT की किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको तो डाउनलोड भी नहीं करना है जो इस बैच में है। मैं किताबों में से ही सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको PDF बना के दूंगा जितना आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। अक्सर लोग बोलते हैं ना सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं जब आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, मार्गदर्शन मैं दे रहा हूँ, टीचर तो मैं खैर नहीं बोल सकता कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, एक से एक बड़े टीचर लोग हैं। मैं एक सही मार्गदर्शन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें दूंगा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। मैं नहीं बोलूँगा NCERT पूरा पढ़ लो, मैं नहीं बोलूँगा कि ये किताब पूरा पढ़ लो। अगर कोई किताब पढ़ना है तो आपको कोई किताब नहीं खरीदना है, उस किताब का PDF या चीज़ें करके मैं आपको खुद ही दूंगा, जैसे भी दूं। तो ये NCERT है। NCERT का अध्याय 1 जिसका नाम है भौतिक जगत। और इस भौतिक जगत में पहला ही बोला है भौतिकी क्या है। और हमारा यूनिट फर्स्ट आप देख रहे हैं कि हम यूनिट फर्स्ट पहले शुरू करेंगे, पेपर 3 के मेंस का यूनिट फर्स्ट। और कल सिलेबस इसलिए समझाया, सिलेबस आपको एकदम मेरे साथ साथ याद हो जाना चाहिए। यूनिट फर्स्ट का नाम हम लोग अपने मन से भौतिकी या भौतिक विज्ञान रखे हैं। उसने नहीं बोला है कि वो भौतिक विज्ञान है, लेकिन उसकी चाल ढाल और रंगत को देखकर हमने समझ लिया है कि वो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। और भौतिक विज्ञान में उसने पॉइंट्स दे दिया है हमको कि क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, वो पॉइंट बना के दे दिया है। वो सारे पॉइंट तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन क्या इसमें मैक्सिमम लोग मैं जानता हूं कि BSc वाले हैं, कुछ आर्ट्स वाले हैं। तो BSc वालों को इंटरव्यू में भी तो पूछा सकता है कभी कि विज्ञान से आप पढ़े हैं, थोड़ा बताइए विज्ञान क्या होता है। हो सकता है कि कभी भौतिक विज्ञान से कोई टॉपिक पूछ लें आपसे। और डेफिनेटली आप जब अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप मेंस के लिए फॉर्म भरते हैं तो अपना पूरा क्वालिफिकेशन भी आपका उसमें रहता है, सारा डॉक्यूमेंट रहता है। तो संभवतः इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सीधे पहले पॉइंट पर नहीं चले जाएंगे। मेरा लक्ष्य ही ये नहीं है कि डायरेक्ट मैं सिलेबस का फर्स्ट बिंदु पढ़ाने लगूं। एक मैं आपको जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, जब आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो 10वीं क्लास में आप लोगों के समय पर और आज भी गणित में जो पहला चैप्टर होता था, समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों ये समझा रहा हूँ। गणित का जो पहला चैप्टर होता था, उस चैप्टर का नाम क्या होता था, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। माध्यम हिंदी है, मैं हिंदी में ही चलूँगा। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम हुआ करता था। और जब टीचर शुरू करते थे तो अक्सर 1.5 से शुरू करते थे, 1.4 तक बोलते थे कि बाद में पढ़ेंगे, बाद कभी आता नहीं था क्योंकि हम भी उस दौर में रहे हैं। तो 1.5 और 1.5 में बोलता था कि दिए गए समीकरण निकायों को
दिए गए समीकरण निकायों को किससे हल करो? प्रतिस्थापन विधि से हल करो। दिए गए समीकरण निकायों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ऐसा अभी लिखना नहीं है आपको, जब मैं बोलूंगा तभी क्लास में लिखना है। ऑफलाइन क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगा। जब तक मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनो और अपने कॉपी को इस फॉर्म में लगाओगे। इस तरीके से आपकी कॉपी रहेगी। इधर मार्जिन डाल लोगे, मार्जिन में कुछ एक्स्ट्रा बात समझा रहा हूं तो उसको अपने मन से लिखा करो, और जो मैं बोल के लिखवाऊंगा उसको यहां लिखना है। इस तरीके की आपकी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम यहां सीखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको दिखेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि थोड़ा अप्रोच आपको समझ में आए कि क्या हमारा गलती रहता है। दिए गए समीकरण निकायों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या हल करो, जो भी आपको बोलना है। अब होता क्या है, हमारा गलत अप्रोच कहाँ चला जाता है, थोड़ा समझिए। गलत अप्रोच वहाँ जाता है कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं एक्सरसाइज में और पहला क्वेश्चन हल करने लगते हैं। पहला क्वेश्चन दिया रहता है कुछ x + 2y = 5 और दूसरा दिया रहेगा 3x + y = 4। इस तरीके का चीज़ें दिया रहेगा और इसको हम हल करना शुरू कर देते हैं। जब इसको हल करना हम शुरू कर देते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि यार ये समीकरण क्या होता है। हम कभी नहीं सोचते कि ये समीकरण निकाय क्या होता है, आखिर में समीकरण निकाय क्यों बोला है। हम कभी ये नहीं सोचना चाहते कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, आखिर में रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो हम कभी नहीं सोचना चाहते कि रैखिक समीकरण क्या है। हम ये नहीं सोचना चाहते कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाला रैखिक समीकरण भी हम पढ़ते हैं 9th क्लास में। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहाँ पढ़ते हैं? 9th क्लास में। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या था और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या था। फिर हम ये नहीं समझना चाहते कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। और जब यही सब हम नहीं समझते हैं तो मैं बोलता हूं कि हम सिर्फ परसेंटेज बनाते हैं। कितना भी परसेंटेज बना ले, परसेंटेज की तरफ हम भागते हैं, समझ की तरफ नहीं भागते हैं। और जो प्रतिस्पर्धी एग्जाम होते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती हैं, उसमें उनको इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए, उनको समझदार व्यक्ति चाहिए जो समझता हो चीज़ों को। और इसलिए आपको समझना जरूरी है। आप भी अपने मन में जाके अगर इस बात को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने भी ये गलती किया है। हम टीचर से पूछते नहीं, और गलती से अगर कोई बच्चा थोड़ा टीचर से पूछ लेता है तो हम जैसे टीचरों की ये गलती है कि हम क्या बोल देते हैं, चुपचाप बैठो, हीरो बनने आए हो। और हमको बच्चा क्या सोचता है कि हमारा तो पूरा इंसल्ट हो गया क्लास में। थोड़ी बहुत वो अगर बॉयज़ है तो लड़कियों की तरफ देख लेगा एक बार और उसको लगेगा कि मैं तो पानी पानी हो गया, बादशाह के गाने जैसा। और गर्ल्स है तो वो थोड़ी सी बॉयज़, क्योंकि ये तो रूल है प्रकृति का कि आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी होना है, आकर्षण वो क्या विपरीत लिंगी में होना है। महिला इस जो लड़कियां हैं लड़कों की तरफ देखिए एक बार, वो उसी में कुछ लोग जिनको नहीं आता वो हंस देते हैं, जिनको नहीं आता वो हंस के और आग में घी डाल देते हैं। और फिर वो बच्चे को लगता है कि भैया अब मुझे समझ में चाहे कभी आए और चाहे कभी समझ में ना आए, मैं कभी भी एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला हूं क्लास में, क्योंकि क्लास में पूछूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि हमको इज्जत का मतलब गलत पता है ना। इज्जत क्या है हमको सही पता ही नहीं है यार। हम फीस जमा करके गए हुए हैं तो हीरो ही बनने गए हैं ना क्लास में, कि विलन बनने गए हैं। नहीं आ रहा है तो पूछेंगे, हमारा अधिकार है, बताओ आप। और नहीं बता रहे हो तो कट लो, कहीं दूसरे कोचिंग में, कहीं दूसरे स्कूल में, कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में जाओ। क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? परसेंटेज लेके घूमेंगे, बेरोजगार बनेंगे। तो इसलिए आपको तर्क पर ही समझना है, मनुष्यता की तरफ बढ़ना है, पशुता की तरफ नहीं, जो बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो इस तरीके से जैसे अगर हम ये बात समझ लें, समीकरण निकाय रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये समझ लें हम, तो बाकी क्वेश्चन तो अपने आप ही आसान हो जाएगा। हम लोग क्या प्रतिस्थापन के लिए हल कर देते हैं कि y का मान निकाला, x में रख दिया, फिर चाहे x का मान निकाल के y में रख दिया। ऐसे ही विलोपन पढ़ते हैं तो नीचे वाले का किसी एक का गुणांक का गुणा ऊपर, ऊपर वाले का गुणा नीचे करके काट पीट के आंसर निकाल लिए। यार केवल आंसर से क्या होना है? आप गणित देखो ना, आप लोगों को कल सिलेबस बताया मैं गणित का, तो गणित देखोगे यहाँ पर
तो अनुपात और समानुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो क्या हम अनुपात और समानुपात के केवल प्रश्न करना सीखेंगे? केवल प्रश्न करना अनुपात समानुपात का सीख के अगर हम सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं कि हमने पूरा कोर्स कर लिया है, तो ठहरना है आपको, थोड़ा रुकिए। आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनुपात क्या है, आपको पता होना चाहिए समानुपात क्या है। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा डीप की बात है। अरे डीप क्या हो सकता है यार, जब चैप्टर का नाम ही अनुपात और समानुपात है और चैप्टर का नाम ही नहीं जानते हो तो फिर उसको डीप कैसे बोलोगे? उससे सतही कुछ हो सकता है क्या? वो तो सबसे सतही है कि चैप्टर का नाम हम जाने कि चैप्टर का नाम क्या होता है। और आप बोलोगे एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ लोग आपको भ्रमित करते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा। अरे एग्जाम में नहीं आएगा तो जाके पुराना पेपर देखो, दिखाऊंगा क्वेश्चन में। पाई चार्ट क्या है क्यों पूछा? पाई चार्ट क्या है एमपीपीएससी मेंस में क्यों पूछा? पाई चार्ट क्या है, क्या जरूरत था उसको पूछने का? पाई चार्ट गणित की संकल्पनाओं में ही तो लगता है ना, तो क्या जरूरत था उसको पाई चार्ट क्या है पूछने का? पाई चार्ट से जुड़ा क्वेश्चन पूछता ना। और जब वो पाई चार्ट क्या है पूछ सकता है तो 100% की आगामी क्वेश्चनों में कभी पूछ सकता है 3 नंबर में कि अनुपात क्या होता है। आगामी क्वेश्चनों में पूछ सकता है कि समानुपात क्या है। इसलिए आपको तर्क पर जाना है। भ्रमित करने के लिए 1000 लोग बैठे हुए हैं कि हमारा नहीं हुआ तो इसका कैसे हो जाए, इसका भी नहीं होने देंगे। अरे ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। अरे एग्जाम में नहीं आएगा तो जो आएगा वो बता दो, हम वही पढ़ लें। क्या जरूरत है इतनी किताबें, इतना मत्था मारने का? जो आएगा केवल वही बता दिया जाए। या मैं एज अ टीचर मैं बोलता हूं कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप तर्क लगाओ, पुराने पेपर्स देखो, समझो और सीधा सा यही क्वेश्चन कर लो ना कि अगर ये नहीं आएगा एग्जाम में और सिलेबस में है तो आप वो बता दो क्या क्या आएगा, हम सीधे वही पढ़ लेते हैं और लिख के स्टाम्प पे दे दो कि इसके बाहर आएगा तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। तो आप इसलिए तो ग्रेजुएट करके पढ़ाई करते हो ना यार। तर्क क्यों नहीं लगाते आप? बिना तर्क की बातें मान लेना या सोच लेना सही है क्या? आप पुराने पेपर्स इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए आपको तर्क पर सीखना है। मैं आपको यहाँ क्लास का सिलेबस तो पूरा कराऊंगा ही, उसके साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट से भी इस तरीके से जोड़ूंगा कि आपको वैसे ही पढ़ना है। और अब से अगर 10 महीने भी आपके पास है, 12 महीने भी आपके पास है, 8 महीने भी आपके पास है तो बहुत है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन आपको एक तर्क लगाना पड़ेगा। एग्जाम की छोड़ो, जीवन में बहुत काम आ जाएगा। आप बेरोजगार और असफल नहीं रहोगे। ये तैयारी ही ऐसी होती है सिविल सर्विसेज की कि दिल से अगर ये तैयारी कर लिया गया तो कहीं कोई बेरोजगार, कहीं कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ कर सकते हो आप। कब तक सरकार सारी नौकरियां देंगी? चलो, तो ये बात मैं आपको एज अ होमवर्क ही अभी दे दिया। आगे बताऊंगा मैं ये भी बातें कि रैखिक समीकरण क्या होता है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, समीकरण निकाय किसको बोलते हैं। क्योंकि जब हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे कहीं तो वहां देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि निकाय क्या होता है। क्योंकि एक निकाय का ही संवेग संरक्षित होता है, एक निकाय का ऊर्जा संरक्षित होता है। जब ऊष्मा पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो निकाय का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे, सिस्टम क्या है वो भी समझेंगे। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ मैं आपको जगा रहा हूं कि आप जागो। हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, सोना नहीं है, हमेशा हमको जागते रहना है। बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे विज्ञान क्या है। आज की क्लास का सबसे पहला बिंदु क्या है, विज्ञान क्या है। और लगे हाथों में साथ साथ दिखाऊंगा, इसलिए आधा आधा किया हूं यहाँ पे कि यूनिट 1 का डायरेक्ट पहले बिंदु पे हम नहीं जाएंगे। पहले तो हम ये समझें कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का वर्गीकरण हुआ है, तभी तो अलग अलग विज्ञान हमारे चैप्टर में हैं। हो सकता है कि आप लोगों को ये अध्याय 1 कटा हुआ दिखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास रिकॉर्डेड आपको लगभग 10 घंटे के आसपास मिल जाती है। कल की क्लास भी आप लोगों को रात को 10-12 बजे तक मिल गई होगी रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पर, क्योंकि सारे यूट्यूब पे थोड़ी नहीं आएंगे। यूट्यूब पे तो 1-2 क्लासेस और आएंगी, उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। इसने पहले बोला है भौतिकी क्या है, लेकिन ये भी भौतिकी क्या है नहीं समझाया है। इसने पहले क्या बोला है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया बोला है ये। अब हम लोग हिंदुस्तानी हैं
तो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से, उच्चारण अपने हिसाब से करते रहते हैं जैसा हमको ठीक लगता है। तो सिंटिया से हुआ है जिसका अर्थ है जानना। अब इतनी बात से हमको बात समझ में नहीं आती है, मैं अभी आपको डिटेल करके दिखाऊंगा। संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान, अरबी भाषा का शब्द इल्म भी यही अर्थ व्यक्त करता है जिसका तात्पर्य है ज्ञान। अब इतनी बात तो इसने बोल दिया है, हम इस बात को किस तरीके से समझें? तो अब ध्यान से सुनिए, क्लास को कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ ना लिखकर मैं ये बात आपको फर्स्ट पेज का दिखाया, आज लिखवाऊंगा पहले, बाद में पहले समझिए। ये मैं सीधे 20 पेज लगाया हूँ, क्लास आराम से होगी। 20 पेज ना बल्कि सीधे मैं 18वें पेज पर आके अब बताता हूँ विज्ञान क्या है। समझिए ध्यान से, ये प्रीलिम्स में होना चाहिए, प्रीलिम्स में भी ये बात आनी चाहिए। विज्ञान क्या? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ का शब्दार्थ बहुत मायने रखता है। हिंदी में आप पढ़ते हैं शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ, दूसरा होता है भावार्थ, भाव का अर्थ। एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन, आप अपने सिलेबस में एमपीपीएससी में, और लोक प्रशासन का भी बैच इस वीक में लॉन्च हो जाएगा ऑनलाइन, उसका भी नोटिफिकेशन और वीडियो प्रमोशन वाला आ जाएगा। तो उसमें भी लोक प्रशासन का शब्दार्थ कुछ अलग होता है, भावार्थ कुछ अलग होता है हर चीज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विज्ञान क्या है में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका शब्दार्थ निकालेंगे। विज्ञान का हम निकालेंगे शब्दार्थ। अगर कलर में दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं कलर बदल लिया करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ग्रीन को हटा देते तो बढ़िया रहता, कोई और बैकग्राउंड ले लेते। तो बैकग्राउंड मेरे पास कई कलर के हैं। एक बार जैसे आपको बैकग्राउंड के लिए मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो बैकग्राउंड की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि बाकी बैकग्राउंड उतने अच्छे आते नहीं हैं, इसलिए हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम बैकग्राउंड यही रखें। देखिए इतने बैकग्राउंड हैं, अभी दिखाया जो मैं, इसमें से इतने बैकग्राउंड यहाँ पे हम रख सकते हैं, बट समस्या इतने बैकग्राउंड हैं, आपको कलर दिख रहा होगा, ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। मैंने सारे रख के देखा, सबसे क्लियर इसी पर आता है, इसलिए मजबूरी में मैं इसी को रखता हूँ। किसी दिन अपनी क्लास में जब ये यूट्यूब पे जाना बंद हो जाएगी, एक क्लास और, तब एक दिन बदल के देखेंगे भी हम कि ठीक लग रहा है तो वही चलाएंगे। विज्ञान क्या है, सबसे पहले शब्दार्थ की बात करेंगे कि शब्दार्थ इसका क्या है, भावार्थ देखेंगे अभी। तो शब्दार्थ में हम आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हिंदी का देखेंगे कि हिंदी शब्दार्थ में इसका क्या, हिंदी शब्दार्थ जो है, हिंदी में तो विज्ञान ही बोलते हैं। थोड़ा देखेंगे इंग्लिश शब्दार्थ क्या है, तो हिंदी में तो विज्ञान ही है, अभी देखेंगे कैसे शब्द का अर्थ निकल रहा है। और इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं साइंस, इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं क्या, साइंस। अब देखिए शब्दार्थ इसका निकालेंगे अगर हम हिंदी में, तो हिंदी में शब्दार्थ इसका संस्कृत से निकलता है। किस भाषा से निकलता है, संस्कृत से निकला हुआ है। वैसे भी आपको पता है कि संस्कृत को कई भाषाओं का जननी कहा जाता है। संस्कृत कई भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा है, लेकिन जो जन्म देता है वो कहाँ रहता है, वो तो मर ही जाता है ना। तो संस्कृत ने जन्म दिया है, लेकिन संस्कृत आज देखिए कितने लोग संस्कृत बोल रहे हैं, कितने लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। खैर हम अपने टॉपिक पे आए, तो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक शब्द क्या है, वी, और दूसरा शब्द क्या है, ज्ञान। एक है वी और दूसरा है ज्ञान। वी का मतलब संस्कृत में क्या होता है, विशिष्ट। वी का मतलब होता है विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब क्या होता है, हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि ज्ञान मतलब होता क्या है। जबकि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हम पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और आप लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो ही रही है या हो गई होगी। तो ये ज्ञान है क्या भाई। और इस बार का प्रीलिम्स एमपीपीएससी का जाके देखिए, उसने 3 शब्दों को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ज्ञान, सिद्धांत, इस तरीके से 3 शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया था। आप सोचेंगे वो कहाँ से क्वेश्चन था, कई लोग बता ही नहीं पाएंगे वो क्वेश्चन कहाँ से था। वो क्वेश्चन साइंटिफिक दृष्टिकोण पे भी था, वो हम करेंगे। पूरी बातें आपको डिटेलिंग में होंगी, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो वी मतलब विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, तो एक जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोग अगर 10वीं क्लास तो पक्का पढ़े ही होंगे,
कोई ऐसा किसी को डाउट जो 10वीं क्लास नहीं पढ़ा हो? तो 10वीं क्लास पढ़े हैं आप तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की हिंदी होती थी विशिष्ट हिंदी और थोड़ी वो टफ होती थी, और जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों की हिंदी होती थी उसका नाम होता था जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, थोड़ी सी वो आसान होती थी। और अंग्रेजी की किताब एकदम उल्टा होती थी। अंग्रेजी की किताब में क्या होता था, स्पेशल इंग्लिश हुआ करता था अंग्रेजी मीडियम वालों का, मतलब विशिष्ट इंग्लिश हुआ करता था, और हिंदी वालों का हुआ करता था सामान्य हिंदी। तो यार ये सामान्य और विशिष्ट का अंतर क्या है? अभी आप जनरली ये समझ लो कि विशिष्ट का मतलब क्या है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर जाके उसका अगर मगर निकालते हुए पढ़ रहे हैं, तर्क के साथ पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम विशिष्ट बोलेंगे। और सामान्य का मतलब क्या होता है, सामान्य या जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल आपको सिलेबस समझ में आएगा, आपके सिलेबस को बोलता है सामान्य अध्ययन, लिखवाऊंगा टेंशन मत लो, सामान्य अध्ययन। तो ये सामान्य अध्ययन क्या होता है? तो भैया इसमें हमको प्रोफेसर के हिसाब से एमए करते हो आप तो केवल हिस्ट्री में करते हो, एमएससी करते हो केवल गणित में करोगे या केवल एक विषय में करोगे, उस विषय को इतना छानबीन कर लेते हो आप कि एकदम एग्जैक्ट एक ही सब्जेक्ट में आप विशेषज्ञता हासिल कर रहे हो। लेकिन सामान्य अध्ययन मतलब क्या है कि आपको मल्टीपल चीज़ें पढ़ना है और उतना ज्ञान रखना है जितना एक शिक्षित व्यक्ति को विभिन्न विषयों का ज्ञान हो। एक शिक्षित व्यक्ति को विभिन्न विषयों का जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान अगर आपके पास है तो आपने सामान्य अध्ययन किया है। अब आपको लोग बताएंगे सामान्य अध्ययन में समझना नहीं होता है, लिखना होता है। नहीं भैया, सामान्य अध्ययन में भी आपको बातें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। बट अगर आप बीए किए हों तो बीए में आप देखेंगे समाज शास्त्र की परिभाषा इतनी दी रहती है कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, वो विशिष्ट हो गया। हमको अगर सामान्य करना है तो उसी में से कोई एक प्रचलित, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो परिभाषा उठा लिए तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि समाज शास्त्र होता क्या है, पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि विज्ञान है क्या, पता होना चाहिए एग्जैक्ट की अर्थव्यवस्था है क्या, पता होना चाहिए एग्जैक्ट की अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था से कैसे अंतर है, आपको पता होना चाहिए कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है और राजनीति शास्त्र क्या है। ये बातें तो स्पष्ट होनी ही चाहिए, लेकिन विशेषज्ञता के लेवल पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपका सब्जेक्ट दिया है क्या, सामान्य अध्ययन आप पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं। ये पेपर भी जीएस 3rd है, सामान्य अध्ययन 3रा है, तृतीय प्रश्न पत्र है। तो विशिष्ट आप समझ गए। अगर तो ज्ञान क्या है, ज्ञान समझिए। ज्ञान मतलब होता है क्या, वास्तविकता की अनुभूति होना। जनरली आप बोलेंगे, अभी मैं डिटेल समझाऊंगा, वास्तविकता की अनुभूति होना। अगर वास्तविकता की आपको अनुभूति हो गई तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वास्तविकता की अनुभूति नहीं हुई तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका मतलब क्या, वास्तविकता की अनुभूति समझ नहीं आता डायरेक्ट लिखने पर। जैसे इमेजिन कर लो कि हमको पहले ये पता था कि सूर्य जो है घूमता है पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी स्थिर है। इवन ये बात तो हमारे जो क्रिश्चियन धर्म की बाइबल है, पवित्र बाइबल, उस बाइबल में भी लिखा हुआ है, मेंशन है। और इस बात का विरोध करते समय कई लोगों को देश से निकाला गया, पनिशमेंट मिला। गैलीलियो का नाम सुने होंगे, गैलीलियो भी इसका प्रताड़ना झेल चुका था व्यक्ति। तो उसमें क्या कहा जा रहा था, पहले हमको भ्रम था, सही ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। तो ये सही ज्ञान नहीं था, मिथ्या ज्ञान था। ज्ञान बोले लेकिन ज्ञान के आगे मिथ्या लगाएंगे। जो आपके प्रीलिम्स में दिया है सत्य न्यायोचित ज्ञान नहीं था ये, बल्कि ये कैसा था, मिथ्या ज्ञान था। लेकिन बाद में लोगों ने इस बात को प्रूफ कर लिया और आज हमको क्लियर कट पता चल गया है कि भैया पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा है। तो ये सच्ची घटना, हमको एग्जैक्ट कारण पता चल गया है, इसलिए ये ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। और आज हमको यही पता है कि सूर्य जो है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहे हैं। मतलब इस
आकाशीय पिंड जितने भी हैं वो सारे आकाशीय पिंड किसी ना किसी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो और भी आप समझिए, मैं जो ऑफलाइन क्लासेस में ही बच्चों को बताता हूं, आपको और इजी समझ में आएगा। बारिश होना, पहले हम बोलते थे कि भगवान इंद्रदेव बारिश करा रहे हैं, लेकिन आज हमको पता है कि इंद्रदेव बारिश कराते हैं कि नहीं कराते हैं वो एक माइथोलॉजी है। लेकिन इतना हमको पता है कि वर्षा का जल या जो हमारे भूमि पर, पृथ्वी पर जो जल है, वही जल गर्मी के कारण हल्का होकर उठता है। कोई भी चीज़ हल्की होगी तो उठेगी। आप भी हल्के हो जाओ, कुछ बच्चे थोड़े हल्के होते हैं तो वो चलते हैं तो देखोगे तो उठते हुए चलते हैं, ऐसा लगता है कि जंप लगा रहे हैं। और जो भारी होते हैं मस्त दबा के चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। उनको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की बाइक लेके तेज रफ्तार में चलाओ, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगी। भारी बाइक ले लो, पल्सर और वो क्या रॉयल इनफील्ड वाला बुलेट चलाते रहो कितना भी स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है कि वो जब हल्के होके ऊपर उठते हैं और बाद में जब वही ठंडे होते हैं, फिर उनका ताप गिरता है तो अपने वजन को रख नहीं पाते और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी उसको खींच रही है अपने गुरुत्वीय बल से, तो वो नीचे टपकते हैं, बारिश हो जाती है। और आज तो हम कृत्रिम बारिश कराने लगे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हमको ये बात समझ में आ गई है, ये क्लियर कट बात समझ में आ गई है कि बारिश कैसे होता है। बारिश होने की घटनाएं हमको एग्जैक्ट आज पता चल गई है, इसलिए ये ज्ञान है। और उसके पहले जो इंद्र देवता हम मानते थे, वो क्या है, एक मिथ्या ज्ञान था, वो सही ज्ञान नहीं था। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति, पहले उनको जीवन ये लगता था कि क्या है, जैसे सिद्धार्थ जी को ले लिया जाए, उनके पिता अब उनके महल में ऐसा माहौल दे दिए थे कि वो कभी साधु संत बन ही नहीं पाए। आप कहानी पढ़े होंगे कि जब वो पैदा हुए, उनकी कुंडली वगैरह दिखाई गई तो लोगों ने बोला कि भैया ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा या सन्यासी बन जाएगा। पिता ने ऐसी व्यवस्था किया कि खूब अय्यासी करें वो, लेकिन उस समय उनको जीवन का मतलब वही पता था कि जीवन वो है। और बाहर जब वो निकल के जब वो 3 चीज़ें देखे, आप इतिहास में पढ़ेंगे, तो उसके बाद जाके जब समाधि लगा के पढ़ना शुरू किए, स्वाध्याय शुरू किए, तो उनको पता चला कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, रियल में लाइफ क्या है, लाइफ का सार क्या है, सही बातें पता चली हुई, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तविकता की अनुभूति होना ही क्या है, ज्ञान है। अब ये तो हो गई किसकी, हिंदी से बात। शब्दार्थ, हिंदी का शब्दार्थ हो गया क्या कि विशिष्ट तरीके से वास्तविकता की अनुभूति होना ही क्या है, ज्ञान। अभी परिभाषा लिखवाऊंगा मैं हिंदी से, शब्दार्थ का मतलब। अब करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आज साइंस चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, ये लैटिन भाषा के शब्द से बना, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी स्रोत है। मैं आपको हर एक बात जो पढ़ाऊंगा उसका सोर्स बताऊंगा, जिससे एग्जाम में आएगा तो आप खुलकर किसी को बोल सकते हो कि ये स्रोत है, इसमें से देख लो। तो लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द क्या है, साइंटिया, बट इसको कुछ लोग साइंसिया भी पढ़ते हैं, इसको कुछ लोग साइंटिया भी पढ़ते हैं, और हमारी एनसीईआरटी इसको सिंटिया पढ़ती है, सिंधिया नहीं, सिंटिया। तो साइंसिया और ये साइंसिया शब्द तो हमको समझ में आ ही नहीं रहा है। तो साइंसिया का मतलब क्या होता है, साइंसिया का मतलब इंग्लिश में होता है टू नो, और टू नो का मतलब हिंदी में होता है जानना। टू नो का मतलब होता है हिंदी में जानना। ये स्पष्टतः एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इतनी बातों से हमें बातें समझ नहीं आती हैं, रट्टा आ जाती हैं, रट लेते हैं, बट इसको हम समझें कि इसका मतलब क्या है, वो अभी आपको समझाया जाता है। तो साइंस, लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया, टू नो। तो इसको अगर हम समझें, पहले तो आपके दिमाग में, अगर आप चलायमान दिमाग रख रहे हो, आप दिमाग डायनामिक रख रहे हो, तो एक सब्जेक्ट से कई सब्जेक्ट जोड़ पाओगे। यहाँ इतिहास और भूगोल जुड़ रहा है। पहली बात कि यार ये लैटिन भाषा बोली कहाँ जाती है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये लैटिन भाषा बोली कहाँ जाती है। और दूसरी बात दिमाग में ये आती है कि लैटिन भाषा बोली कहाँ जाती है, और लैटिन भाषा से ही ये क्यों बना है, लैटिन भाषा से बनाने का कारण क्या रहा, क्यों नहीं कोई और भाषा बनाई गई, इसी भाषा से इसको लेने का कारण क्या रहा।
ये दो बातें आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन मार्क लग जानी चाहिए। मैं तो ये ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि जैसे राउडी राठौर पिक्चर में वो बैक जाने के लिए ऐसे करता है, आप बैक मत जाइए, बल्कि अपने दिमाग में ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो दिमाग उस पर सोचेगा, और छोड़ देंगे कि एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर वो सोचेगा नहीं, बोलेगा कि जब खुद ही बोल रहे हो कि एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं क्यों सोचूं। उसको सोचने के लिए मजबूर करो। तो ये मैं अभी समझाऊंगा, पहले ये समझा लूं कि विज्ञान का इसका जानने का मतलब क्या है। थोड़ा समझते हैं अगले पेज पर चल के, अगले पेज पर समझ के फिर लिखेंगे। अभी मैं बोल के लिखवाऊंगा तो आप लिखिएगा साथ साथ, क्योंकि इनका पीडीएफ नहीं दूंगा मैं। अगर बोल के नहीं लिखवाऊंगा तो क्लास ऑनलाइन हो जाएगी। कल मैं ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर बताया था, मैं फिर अगर इसी बात को ऐसे छोड़ने लगूंगा तो एक क्लास फिर से ऑनलाइन हो जाएगी। मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहता, मैं बोल के कॉपी में लिखवाऊंगा, आप लोग लिखिएगा। ये नहीं कि रिकॉर्डेड देख के फिर लिखेंगे, वो सही नहीं है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय क्लास में जुड़े हैं, इसी समय सारा काम कर लेना है। रिकॉर्डेड सिर्फ तभी देखना है जब कहीं डाउट लगे, अदरवाइज रिकॉर्डेड का यूज नहीं करना है, समय खराब नहीं करना है। जो होमवर्क दूंगा वो करना है। तो समझते हैं कि साइंस क्या है। इंग्लिश वाला साइंस पहले समझ लें, फिर हम देखेंगे इसका नाम है इसे क्यों लिया गया। इतिहास की बातें थोड़ी करेंगे। तो साइंस मतलब हमने समझ लिया अभी क्या जानना। साइंस का मतलब हमने समझ लिया जानना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जानना, क्या जानना है हमको, इसका मतलब क्या हुआ। तो समझिए यहां हमको क्या जानना है, किसी घटना के घटित होने के ठीक कारणों को जानना। किसी घटना के घटित होने के, किसी घटना के घटित होने के सही सही कारणों को जानना। सही सही कारणों को जानना, ये हमको जानना है। और ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। और एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन में पढ़ते जाऊं मार्क कर करके तो फिर मेरी क्लास लेने आ पाएंगे क्यों। किसी घटना के घटित होने के सही सही कारणों को जानना। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी हमें थोड़ा और समझाइए। तो मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को लेकर समझाता हूं। हम लोग जितने लोग क्लास में अभी हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जीवन का उद्विकास तो हमको सिलेबस में पढ़ना ही है, बट जीवन का उद्विकास को छोड़कर थोड़ा हम आते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम लोग, ये सभ्यता पृथ्वी जब उत्पन्न हुई है, आदि मानव हैं हम लोग, सभ्यता की शुरुआत हुई है और हम सभी लोग क्या हैं, आदि मानव हैं। और धीरे धीरे समाज की तरफ बढ़ के एक समाज बना लिए हैं। ये समाज शास्त्र में आप पढ़ते हैं, समाज बना लिए। और समाज बनाते बनाते लोहे की खोज हमने कर लिया है। आप मुझे आंसर अब दीजिए कि लोहे की खोज अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी एक और सब्जेक्ट को आप लोगों को साथ साथ तैयारी कराता रहूँगा। उस सब्जेक्ट का होमवर्क दिया करूँगा, आप लोग उसका स्टडी करके और उससे कुछ क्वेश्चन मैं पूछा करूँगा, बताते रहेंगे। लगे हाथों आप लोगों का 2 सब्जेक्ट एक साथ चला करेंगे, बट उसको पढ़ाऊंगा कम नहीं पढ़ाऊंगा, बस उसका होमवर्क दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया करूंगा। इसका आंसर दीजिए अगर किसी को पता है कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी। लिख रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि फुल स्क्रीन पे, लेकिन इसमें तो शायद मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट वाला तो उस पर गया नहीं हूँ। फुल स्क्रीन पर भी इसमें चैट कर सकते हैं आप, नीचे चैट दिया है उस पर टाइप करिए। और नहीं कर रहे हैं तो मैं इस क्लास में मान के चलता हूं कि आपको नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। मैं YouTube पर जो फ्री क्लास लेता हूं उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंसर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। बट इसमें अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको नहीं आया। आकांक्षा का आंसर आ गया है। और आकांक्षा का आंसर है क्या, तो इनका आंसर है वैदिक काल। और नहीं, रिंकू शर्मा का वैदिक काल है, आकांक्षा का है महापाषाण काल। मैं किसका सही मानूं, मैं इसमें किसका सही मानूं, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरे लेक्चर तक सोच कर क्लियर करिए। मैं लास्ट में क्लियर करूंगा कि क्या है, अभी सही कर दूंगा तो आप लोगों का क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। इमेजिन कर लीजिए लोहे का खोज हो गया, अपने टॉपिक को आते हैं। सभ्यता हमारी बनी, आदिमानव समाज से समाज पर आए और लोहे की खोज कर लिए।
और हमको किसी ने बता दिया, क्योंकि हम उस समय भगवान को मानते थे बस, कि आंधी आ गई भगवान ने ला दिया, भूकंप आ गया भगवान ने ला दिया, वर्षा हो गई भगवान ने करा दिया, सब कुछ भगवान करा रहे हैं। आप सभी लोगों का आंसर मैं आराम आराम से देखूंगा। वैदिक काल कई लोग बोल रहे हैं, लेकिन महाजनपद काल भी इसमें आ रहा है। मैं महाजनपद काल को अलग से रखें, सही रहेगा क्या? आप बेटा अगर महाजनपद काल को अलग काल में रखें, क्या ये उचित लगता है? इन बातों को ही हमें आपको सिखाना है। पढ़ाई हमारी कोरिलेशन में होनी चाहिए, करेंगे। बट ठीक है, आप लोग अपना आंसर दीजिए। मैं अब आंसर को थोड़ी देर रुक जाओ, दिमाग में सोच के बताना, जब बीच में कुछ बात आएगी तो। अभी सुनो ध्यान से। लोहे की खोज कर लिया गया। लोहे के उपकरण धारदार है। मैं मान लेता हूं कि जो खुदाई करते हैं ना, फावड़ा या कुदाल हमने ढूंढ लिया है। हमने क्या मान लिया? फावड़ा या कुदाल को हमने खोज कर लिया है। और हमको किसी ने बता दिया, कोई पुजारी जी बता देते हैं, क्योंकि उस समय कहाँ वैज्ञानिक सोच हमारी है। किसी पुजारी ने हवन मवन करके चिकन मिकन काट के खा पी के बता दिया कि एक काम करो, यहाँ पर खुदाई करो इस जमीन पर, यहाँ पानी भगवान ने दिया हुआ है। तो हमने बोला कि चलो भैया, अब इस क्लास में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, हम लड़के खुदाई करते हैं। लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, तो ऐसे टफ काम पुरुष लोग करते हैं, तो लड़कियां भी सोचती हैं बढ़िया है करो। तो हम लोग खुदाई करते हैं। शर्मा जी खुदाई करने में लग जाते हैं, यादव जी खुदाई में लग जाते हैं, सभी लोग इसमें खुदाई जम के कर रहे हैं। संजय सिंह खुदाई कर रहे हैं। और खुदाई करते करते जैसे ही थोड़ी नीचे हम गए, तो हमको आज ये पता है कि पृथ्वी के भूगर्भ में, इसलिए तो भूगर्भ विज्ञान हमको पढ़ना है। भूगर्भ विज्ञान हमको इसीलिए पढ़ना है ना विज्ञान में, कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत से क्या हैं, अयस्क और खनिज हैं। आज के लेक्चर में ही आपका अयस्क और खनिज शब्द समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिए। अयस्क और खनिज आज के लेक्चर फर्स्ट में हमेशा बोलता हूं ना कि मेरे पहले लेक्चर से इस बार मेंस में 2 क्वेश्चन आए, उन दोनों का आंसर आज आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में आ जाती है बात, अगर हम समझ के पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो कभी नहीं आती। यूनिट 10 में आती है, जहां अयस्क और खनिज लिखा है वहां आती है। तो हम इतनी ऊंचाई नीचे जब गए तो पृथ्वी के अंदर बहुत से अयस्क हैं, उसी अयस्क से खनिज बनता है, समझाऊंगा। तो एक लोहे का अयस्क होता है, एक लोहे का अयस्क होता है। क्लास को समझो, कितने क्वेश्चन फर्स्ट दिन से ही आपके दिमाग में आएंगे। लोहे का अयस्क है जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट, जिसका नाम होता है क्या? हेमेटाइट। कई लोग इसी को बोलते हैं क्या? मैग्नेटाइट। कई लोग इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइट, और कई लोग इसी को बोलते हैं काला आयरन, काला लोहा, काला आयरन, इतने इसके नाम हैं। कुछ लोग इसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं, काला पत्थर भी बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से ज़्यादा कहाँ पाया जाता था या पाया जाता है? एशिया माइनर में। तो साइड में लिखो अपने कॉपी के कहीं एशिया माइनर, और ढूंढना गूगल पर। यहाँ अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे तो लेक्चर में बता ही दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। कॉपी में लिखो एशिया माइनर, और इसके बारे में गूगल करके पढ़ना कि एशिया माइनर में आज कौन कौन उसके आसपास के कंट्री हैं। एशिया माइनर। अब लोहे का अयस्क, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, काला आयरन इसको बोलते हैं। ये प्राकृतिक चुंबक होता है। देखो चुंबक हमारे सिलेबस में है ना, तो कितनी बातें हमको फर्स्ट लेक्चर से समझ में आती हैं, समझते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक सब लिखवाऊंगा, लिखने में तो 10 मिनट लगेगा बस। जितना मैं एक क्लास में पढ़ाता हूं, ये आप लोगों को पता है, ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पता है कि 15 मिनट बस लिखवाता हूं, सारा कुछ लिखवा देता हूं। बाकी सिर्फ समझना है, और फिर रिवाइज करने में आपको समय नहीं लगेगा। आप बोलेंगे ना सर 2 घंटे आप पढ़ेंगे फिर रिवाइज भी करेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट कैसे? भैया 6 घंटे 8 घंटे तो पढ़ना ही आपको। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको पहले से ही बोल दिया गया है। तो प्राकृतिक चुंबक ये होता है, प्रकृति द्वारा ये चुंबक मिलता है। और चुंबक में एक विशेष गुण होता है। क्या होता है चुंबक में गुण? तो अगले पेज पर चल के बताऊं, जिससे कि आपको क्लियर कट बातें समझ में आए। देखो कितनी बातें एक दिन में समझ में आ जाती हैं, एक रोल समझ में आ जाता है कि हम पढ़ाई करेंगे कैसे। देखो चुंबक जो होता है, जो पदार्थ हो, चुंबकीय पदार्थ, चुंबक में गुण क्या है पहले समझो, हम तो पढ़ेंगे ही आगे। चुंबक क्या करता है?
अब चुंबक की बात मैं कर रहा हूं, तो चुंबक क्या करता है? तो चुंबक क्या करता है हमको पता होना चाहिए कि चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर चुंबकीय, ऐसे लिखें, कुछ विशेष वस्तुओं पर अपना प्रभाव छोड़ता है। सही शब्द का प्रयोग करें, कुछ विशेष वस्तुओं पर। कल मैं जो यहां लिख रहा हूं ना सब कुछ बोर्ड पर, इसका मैं पीडीएफ भी ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा, तो आप बोर्ड पर लिखने वाला काम का बाद में भी चाहे तो अपने कॉपी में ऐसे ही फ्लो चार्ट बना सकते हैं क्यों रिवीजन के लिए। चुंबक क्या करता है? कुछ विशेष वस्तुओं पर अपना प्रभाव छोड़ता है। कुछ विशेष वस्तुओं पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो अपना प्रभाव किन वस्तुओं पर छोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की जिन वस्तुओं पर चुंबक प्रभाव छोड़ता है, मतलब चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तीन प्रकार के वस्तुएं होते हैं। कौन कौन से? ये आप लोगों के मेंस में 11 नंबर में पूछा था। अब मैं यहाँ तो केवल परिचय दे रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो 11 नंबर के हिसाब से पढ़ाऊंगा। पहला होता है क्या? लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से बहुत तेजी से गले मिलते हैं, बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए हैं। जैसे आपके कोई मित्र बहुत लंबे समय से बिछड़े हैं तो दूर से ही आके ऐसे गले मिलके आपसे लिपट जाते हैं। अगर आजकल तो दिखावा भी, बट ठीक है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है क्या? अणुचुंबकीय पदार्थ। अणुचुंबकीय पदार्थ, थोड़ा शॉर्ट भी लिखूं। और अगला क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्लास इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, क्लास लिखने वाली नहीं होनी चाहिए। तो समझो लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब क्या? ये तीनों का अंतर पूछा था 11 नंबर में, ध्यान रखिएगा। 2021 का जो मेंस हुआ है एमपीपीएससी का, उस मेंस में 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है। लोग बोलते हैं कि बड़ा डीप पूछा है। अरे डीप कहाँ पूछा है यार? चुंबक बोला है, उसके अलावा आपको केमिस्ट्री में पदार्थ बोला है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो और आप एमपीपीएससी को गाली दिए जा रहे हो। एमपीपीएससी के तौर तरीके गड़बड़ हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिलेबस तो सही पढ़ो। तो समझो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जो चुंबक से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। चुंबक को देखे नहीं कि उनके मन में संवेदना आ गई, अरे अरे भैया 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 आके गले मिल गए, इतना तेजी से मिलते हैं। और लोहा वैसा ही है, लोहा बहुत तेजी से चुंबक से मिलता है। अणुचुंबकीय पदार्थ वाले जो हैं, इनका क्या होता है? तो ये लोग मतलब ब्रेकअप वाले रहते हैं। इनका क्या रहता है? मनमुटाव चलता है, लेकिन दुश्मनी है नहीं पूरी। तो ये क्या, अरे भैया भैया करके नहीं दौड़ के आते हैं, बल्कि ये क्या, एक दूसरे को देखे थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, और एक थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको हाथ मिला लेते हैं, बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा गले मिल लेते हैं। मतलब चुंबक से प्रभावित ये होते हैं, लेकिन बहुत हल्का सा प्रभावित होते हैं। बहुत हल्का सा प्रभावित होंगे, चुंबक से आकर्षित होंगे। ध्यान रखिएगा, ये भी आकर्षित होगा, खींचेगा, तेरी ओर खींचा चला हूं, तो ये खींचता है, आकर्षित बहुत तेज होता है। ये भी आकर्षित ही होता है अणुचुंबकीय, लेकिन ये आकर्षित कैसे होता है? ये आकर्षित थोड़ा हल्का होता है, कम होता है। और प्रतिचुंबकीय दुश्मन है, चुंबक का दुश्मन। कभी झगड़ा किए हैं, दोस्त हुए होंगे कभी, लेकिन दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। जैसे ही ये चुंबक को देखता है, झट से मुंह नीचे करके उधर भाग जाता है। जैसे कई लोग मुझे देख के भी भाग जाते हैं। कई लोग क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता हूँ, तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे यार तो बड़ा क्वेश्चन पूछता है, चलो बाहर निकल लेते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। और कौन से वो हैं? तो कान में गर्ल्स पहनती हैं सोना। अगर सोने को किसी शक्तिशाली चुंबक के पास रखोगे तो सोना मुंह फुला के भाग जाता है चुंबक से, बोलता है कि तू काला है, हम पीला है, और इसलिए हम तुमसे मेल नहीं करेंगे। तो ये एक अप्रोच मैंने सिर्फ आपको यहाँ दे दिया, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। और क्यों यह आया इसलिए
क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हेमेटाइट जो है, ये हेमेटाइट तो क्या है, कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक है, और लोहे की खोज हो गई। हमारे जो उपकरण जिससे हम खोद रहे हैं वो लोहे के हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि लोहा क्या है, एक जैसे हम लोग भी क्या हैं, अणुचुंबकीय हैं। मैं आपको और बता दूं, मानव शरीर अणुचुंबकीय होता है। मानव शरीर इसलिए तो एमआरआई होता है। आज एमआरआई न्यूज में आया है। एमआरआई अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो एमआरआई आज न्यूज में आया है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एमआरआई कैसे होता है, जरूरत पड़ेगी तकनीकों में। तो यहाँ हमारा शरीर भी अणुचुंबकीय है, चुंबक से आकर्षित होता है, बहुत हल्का सा। बहुत शक्तिशाली चुंबक रखोगे तब जाके हल्का सा आकर्षित होगा। ये छोटे मोटे चुंबक से ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को बुलाना है तो चुंबक रखो और उसके बाद धीरे धीरे इधर करो तो वो आपके पास आ जाएगा। ऐसी गलती मत करिएगा। तो अब हम यहाँ पे फिर पीछे आते हैं कि लोहे का खोज हो गया है, हमारा उपकरण लोहे का है, और नीचे पृथ्वी के गर्भ में प्राकृतिक चुंबक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। हम सभी लोग खुदाई कर रहे हैं। खुदाई करते करते अचानक जब इस पर जाके टकराया हम लोगों का लोहे का उपकरण, तो लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है वो, अरे भैया 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 करके जाके क्या कर लिया, ये लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट को चिपक गया, पकड़ लिया, और ये बहुत शक्तिशाली है, बड़ा है। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं, जब उसको उठा रहे हैं तो हमारे बस का ही नहीं उठा पाना, हम उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम बोल रहे हैं कि भैया शर्मा जी आप थोड़ा इधर आइए, हम दोनों मिल के उठाते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि भारद्वाज जी आप इधर आ जाइए, हम मिल के उठाते हैं। इस तरीके से अलग अलग लोग, लड़कियों को भी बुला लूँ, आकांक्षा को भी बुला लेते हैं कि तुम भी आ जाओ, बहुत दिनों से जिम नहीं गई हो और सालसा वगैरह भी नहीं कर रही हो घर जाने के बाद, तो चलो एक काम कर लो, तुम भी उठाओ। अब सब मिल के उठा रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली है, उठ ही नहीं रहा है। तब तक इसमें से एनवी और बाकी लोग आ जाती हैं। महिलाएं थोड़ा श्रद्धा ज़्यादा रखती हैं, वैसे श्रद्धा नाम भी होता है महिलाओं का, पुरुष भी रखते हैं, तो श्रद्धा ज़्यादा रखते हैं भगवान में। वो आके तुरंत, क्योंकि उस समय तो हमारी सोच वैज्ञानिक है ही नहीं, तो आके कुछ महिलाएं घेर लेती हैं हम लोगों को, बोलती हैं अरे अरे क्या कर दिए हो आप लोग, नीचे भगवान आराम कर रहे हैं, नीचे भगवान का बढ़िया 2 बेड लगा हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है, वो मस्त ऐसे सिर रख के आराम कर रहे हैं भगवान, और आप लोग उनके सिर पे ही या शरीर पे कुल्हाड़ी मार दिए। ये तो बहुत अपराध कर दिया आप लोग। अब छोड़ो भैया, लालच मत करो इस उपकरण का, उपकरण को छोड़ो यहाँ पे। और हम उस समय, हमारा सोच कैसा है, आध्यात्मिक सिर्फ है हमारा सोच, मतलब सोच है ही नहीं, हम मान लेते हैं सिर्फ। तो हमको लगा कि अरे एकदम सही बात है, उठ नहीं रहा है तो यही तो होगा, भगवान ही तो सब करा रहे हैं। हम सभी लोगों ने, और शर्मा जी तुरंत बोल दिए कि हाँ हाँ सर एकदम सही बात है, हम लोग उठते हैं यहाँ से। अब पश्चाताप कैसे करें इसका, भगवान तो अब बुरा करेंगे, सूखा डालेंगे और बहुत नुकसान करेंगे। तो इसका समाधान हम क्या निकालेंगे, इसी जगह पर मंदिर बनाएंगे। अयोध्या में भी है, आप नारा सुने होंगे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इसी जगह पे मंदिर बनाएंगे। अभियान चला दिए, मंदिर यहाँ पे सबसे चंदा लेकर और यहाँ मंदिर बनाए खूब बढ़िया। और मंदिर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे कीर्तन शुरू हो गया, हरे राम हरे कृष्ण। आप ही लोगों में से कोई पुजारी बन गया, अच्छी कमाई है, दान पत्र में अच्छी चीजें आएंगी। और वहाँ दीवारों पर, शिलालेखों पर लिख दिया गया कि इस मूर्ति या इस मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान ने लोगों की कुल्हाड़ी को पकड़ लिया था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भगवान नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रकृति नहीं है, हर भगवान में ट्रस्ट मैं भी रखता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है, 1 मिनट, क्लास से ही किसी का कॉल आ रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए उठा लेता हूँ। हेलो जी, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में हूँ, आप मुझे 1 घंटे बाद कॉल करें। ओके, तो बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, मंदिर वहां बना लिए, रामकृष्ण हो रहा है, लेकिन आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति, इमेजिन कर लो किसका नाम ले लें, जिसका नाम अभी नहीं लिए हूं, विकास ठाकुर जी भी इसमें शायद हैं, और भी कुछ लोग हैं, संजय जी को लेते हैं, संजय जी का नाम नहीं लिए हैं। संजय जी बोलते हैं कि हट, भगवान को मानने के लिए, हम भगवान को ढूंढने के लिए कहां कहां घूमते हैं यार, और भगवान हमसे जरा सा नीचे था और हम भगवान को नहीं देखे, ये तो हमारा बहुत अपराध हमने कर दिया है।
इस अपराध, हम तो भगवान को देख के मानेंगे, ये तर्क पर अब सोच रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं बातों को, ये बोल रहे हैं मैं देखूंगा भगवान को। जब भगवान यहीं है थोड़े घायल ही होंगे ना, चल के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा लूंगा, उनको पट्टी मट्टी बांध दूंगा, घर पे लाके खाना मना खिलाऊंगा, बट मैं तो देखूंगा भगवान को। अभी यहां से आपको विज्ञान की सही परिभाषा निकल के आएगी। तो ये संजय जी जाते हैं थोड़ा मंदिर के साइड में और खुदाई करते करते देखते हैं तो ये काला सा यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, काला सा बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। उसको मेहनत कर करके तोड़ के इतना सा लेकर आते हैं और जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं उसी कॉलोनी में घूम घूम के दिखा रहे हैं, ये देखो भगवान, ये देखो भगवान, यही भगवान है। हम बोले अरे भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की आंखें तो ऋतिक रोशन जैसी हैं, शंकर भगवान का देखो आप कितने अच्छे अच्छे फोटो आते हैं, तो भगवान तो ऐसे होते हैं, तुम पत्थर को लाके भगवान हमें दिखा रहे हो, पगला गए हो क्या तुम, दिमाग खसक गया है। तो फिर वो बोलेगा चलो मैं तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। हम बोलेंगे दिखाओ प्रैक्टिकल, बोलेगा लाओ अपनी छुरी चाकू जो कुछ तुम्हारे घर पे है लोहे का सब लेकर आए, वो सबको चिपका के दिखवा दिया। तो तर्क पे उसने प्रूव कर दिया कि जिस घटना का कारण हमने कुछ और सोच लिया था वो मिथ्या था, वो मिथ्या ज्ञान था। सही ज्ञान ये है कि वो एक पत्थर था, एक अयस्क था और वो पकड़ रहा था हमारे कुदाल फावड़े को, भगवान नहीं पकड़ रहे थे। तो इसको बोलते हैं वैज्ञानिक सोच। किसी घटना के घटित होने के कारणों का सही सही पता लगाया, इसलिए वो क्या है, वैज्ञानिक सोच है। वही जानना है हमको, किसी घटना के घटित होने के कारणों का सही सही पता लगाना ही क्या है, विज्ञान है, ज्ञान है, वही हमको जानना है। हमको ये मिथ्या वाली चीजें नहीं जान ली हैं जिस पर हम तर्क ही नहीं कर सके, जिसको हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ जिसको हम मान ले रहे हैं। इसलिए विज्ञान में अगर तकलीफ होती है, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं एनडी तिवारी, जरूर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो 1 मिनट की कहानी भी सुन लीजिए और इसी बीच में कहानी सुनते सुनते आंसर दीजिए वो इतिहास वाला। एनडी तिवारी जी पहले अफेयर रहा होगा उनका, मैं आदरणीय हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पर भी जाएगा। आजकल तमाम प्रकार की बहसबाजी भी चल जा रही हैं, तो मैं सबसे पहले ही क्षमा मांगता हूं और एग्जैक्ट बात ही समझा रहा हूं। क्या तो एनडी तिवारी जी का कोई अवैध संबंध रहा होगा और उससे एक बच्चा पैदा था। अब वो बच्चा आके क्लेम कर दिया कि आप ही हमारे बाप हैं। एनडी तिवारी जी का दिमाग खराब, अरे ये घटना कब हुई, मैं कब बाप बना। तो अब उनको दिमाग बोले नहीं नहीं मेरा बेटा तुम वही नहीं। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पे डीएनए टेस्ट हो गया और डीएनए टेस्ट हुआ तो सच में ही अनुवांशिकी उन्हीं के निकल गए। तो बाद में फिर वो बोल रहे हैं अरे कौन बोला कि ये मेरा बेटा नहीं है, यही तो मेरा बेटा है, मेरा लाडला बेटा है ये, और उसको बेटा स्वीकार कर लिए। खैर दुर्भाग्य रहा कि वो बेटा भी बाद में आत्महत्या कर लिया। मैं पूरी कहानी पे नहीं जाऊंगा, एक जनरल बात बता रहा हूं, इससे सीख आपको ये मिलेगी कि विज्ञान चीजों को प्रूव कर लेता है। कल को कोई आके कुछ भी दावा करता है तो विज्ञान उसको प्रूफ कर सकता है, तर्क पर कर सकता है, सिर्फ उसको मानेगा नहीं। आगे और भी चर्चाएं हम करेंगे, बट समझिए इस बात को कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो हमको पता था कि भगवान ने हमारा फावड़ा पकड़ लिया है, वो ज्ञान नहीं था, वो मिथ्या ज्ञान था, वो हमारा भ्रम था। जब उसको तर्क पर हमने काम कर लिया, किसी एक ने तर्क लगाया तो उसकी सोच वैज्ञानिक हो गई और उस वैज्ञानिक सोच के कारण हमको एग्जैक्ट बात समझ में आई कि हाँ इस घटना का कारण क्या है। तो क्या जानना है, किसी घटना के घटित होने के वास्तविक कारणों को ही हमें जानना है विज्ञान में कि वास्तविक कारण क्या है, और वही अगर हम जानेंगे तो विज्ञान हो जाएगा। अंततः अगर हम देखें तो कोई बोले कि विज्ञान की परिभाषा आप क्या देंगे, तो मैं विज्ञान की परिभाषा शब्दार्थ के रूप में क्या दूंगा, समझिए। कई लोग इस बात को, इससे सतही कुछ नहीं हो सकता, पहले ये समझ लो, इससे सतही कुछ नहीं हो सकता कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं और विज्ञान ही नहीं जानते कि विज्ञान है क्या, तो आप पॉलिटी भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पॉलिटी में भी और हमारे इस सिलेबस में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि पर्यावरण और संविधान की क्या बातें की गई हैं, सिलेबस में है, सिलेबस कल दिखाया भी था। तो संविधान की बातें जब करेंगे तब भी हमको वैज्ञानिक सोच तो लानी पड़ेगी ना। तो मैं मानता हूं कि इससे सतही
और कुछ हो ही नहीं सकता है इस चैप्टर में कि विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, हम नहीं जानते हैं, तो हम रटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तमाम कोचिंगें करनी पड़ेंगी, तमाम बुकलेट खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद भी सफलता के लिए उम्मीद ही करना पड़ेगा, किस्मत पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। टॉपिक पे आते हैं। तो इसका परिभाषा अगर मैं निकालूं तो मैं आपको शब्दार्थ से परिभाषा निकालता हूं, समझिए, और फिर लिखवाऊंगा। शब्दार्थ से अब मैं परिभाषा निकालता हूं। इसके शब्दार्थ से परिभाषा क्या निकलेगा, समझिए। इसके शब्दार्थ से परिभाषा क्या लिखवा रहा हूं, यही अभी लिखवाऊंगा। अब 2 मिनट बाद लिखेंगे हम, इतनी बात फिर आगे बढ़ेंगे। तो शब्दार्थ से, हिंदी वाले शब्दार्थ से परिभाषा क्या निकलेगी, हिंदी वाले शब्दार्थ से परिभाषा निकलेगी कि विशिष्ट रूप से एवं तर्कपूर्ण, विशिष्ट एवं तर्कपूर्ण रूप से, विशिष्ट एवं तर्कपूर्ण रूप से वास्तविकता की अनुभूति करना ही, वास्तविकता की अनुभूति करना ही, वास्तविकता की अनुभूति करना ही विज्ञान है। शब्द से निकला शब्दार्थ। एग्जैक्ट परिभाषा आपको लग रहा होगा सर ये एग्जैक्ट परिभाषा एग्जाम में, अरे तो लिखेंगे यार, भावार्थ कहाँ कर रहा हूं मैं, शब्द तो समझो, भावार्थ समझेंगे। और जब ये आएगा तो आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, हर बात समझ में आएगी। अदरवाइज फिर आपको बोझ बनेगा। मैंने बोला था ना कि ये लेक्चर में चाहे आर्ट्स का कोई हो, चाहे साइंस का कोई हो, सबके लिए इक्वल है और आपको एक गेम की भांति ही दिखेगा। बस 3 बातें आपको दिमाग में रखनी है कि आप सिलेबस लेके बैठें, कॉपी पेन लेके बैठें और उसके साथ साथ अपना दिमाग भी वहीं लेकर बैठें। ऐसा नहीं कि दिमाग किसी गार्डन में बैठा हुआ है और आप बैठे हुए हैं लैपटॉप के और मोबाइल के सामने, तब भी दिक्कत होगी। आपको अपना दिमाग भी वहीं रखना है और मेरी बातों को सुनना है कान से अच्छे से। ऐसा नहीं कि कुछ और दिमाग में चलता रहे। इंग्लिश की परिभाषा क्या होगी, इंग्लिश से शब्दार्थ के हिसाब से क्या परिभाषा होगी, तो इंग्लिश के हिसाब से शब्दार्थ की परिभाषा क्या होगी हम देखेंगे। वो परिभाषा ये होगी कि किसी घटना के घटित होने के सही कारणों को तर्क की कसौटी पर जानना ही क्या है, विज्ञान है। तो ये हुआ क्या, शब्दार्थ। भावार्थ हम देखेंगे, जो परिभाषा आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6th क्लास से, कि किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसमें भी हम लोग कई संशोधन करेंगे, बट इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो अब लिखेंगे इतनी बात। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको और समझाऊं कि ये बोली कहाँ जाती है, लैटिन भाषा बोली कहाँ जाती है और लैटिन भाषा लेने का कारण क्या रहा। इसके लिए इतिहास में थोड़ा हमको चलना पड़ेगा और चलेंगे। आपको 360 डिग्री का सोचना, ये बैच ख़त्म होते होते आ जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर ठीक से पढ़ रहे हैं तो ये बैच ख़त्म होते होते आपके कई और मल्टीपल सब्जेक्ट भी आप तैयारी उसी हिसाब से करेंगे तो कवर हो जाएगा। 3 महीने में बहुत कुछ तैयारी कर लेंगे आप। तो थोड़ा बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। और सब सोर्स क्या है, एनसीईआरटी। बस उसमें मैं अपना भी कुछ मौलिकता डालूं। मैं अपनी मौलिकता नहीं डाल रहा है तो फिर तो मैं क्या कर रहा हूं, ज्ञान आपको क्या पढ़ा रहा हूं, फिर वही बातें लाइन पढ़ रहा हूं तो मतलब ही नहीं हो, तो खुद भी कर लें। अब थोड़ा हम सोचते हैं कि लैटिन भाषा बोली कहाँ जाती है। लैटिन, कल से मैं मैप भी लगाया करूंगा, आज मैप नहीं लगाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बट समझा दूंगा। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है समझते हैं। देखिए एक और बात कि कॉल भी आते रहते हैं, मेरे मोबाइल पे भी कॉल लगातार बज रहे हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में कभी कॉल उठता है। आप लोग भी अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बता दें
कि मेरा क्लास इतने बजे से इतने बजे तक रहता है, उस बीच में आप कॉल ना लगाएं या फिर फ्लाइट मोड में डालकर ही बैठें। आपको बनाना है कि आप ऑफलाइन क्लास बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। मैं तो बना रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस को, आप भी ऑफलाइन क्लास बनाना चाहते हो। जैसे ऑफलाइन क्लास में टीचर जब तक क्लास में है आपको बाहर नहीं जाने देता। खैर कई जगहों पर तो मोबाइल लेके बच्चे बाहर निकल जाते हैं, मैं अपनी क्लास में नहीं जाने देता किसी को। पहले ही कोई बोलता है तब भी मैं खुद भी नहीं उठाता हूँ, खुद भी रूल वही फॉलो करता हूँ। तो आप चाहें तो ऑफलाइन आपको भी बनाना है कि ऑफलाइन बनाते हैं कि नहीं। लेट के तकिया ऐसे लगा के पढ़े जा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। बढ़ते हैं आगे। लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है समझते हैं थोड़ा। तो यूरोप में चले जाएं आप, यूरोप में चले जाएं। यूरोप का मैप खोल ही दूं क्या? अगर आप बोले तो 2 मिनट में यूरोप का मैप खोल ही देता हूं, खोल देता हूं, पहले समझ लो तब भी मुझे समझाना पड़ेगा। तो यूरोप में अगर आप चले जाओ तो यूरोप में इस साइड में एक पठार है। मैं बोला ना कि बहुत कुछ तैयार होगा, पठार जाके पढ़ लेना गूगल उसमें अपने ज्योग्राफी का अगर आपके पास। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ जितने लोग मेरे क्लास में लाइव देख रहे हैं मैक्सिमम लोग कुछ दिन की तैयारी तो कर ही लिए हैं। तो इस पठार का नाम क्या है? यूरोप का पठार है आइबेरिया का पठार। आइबेरिया, आइबेरियन प्लेट्यू, आइबेरिया का पठार। और इस आइबेरिया के पठार में 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश। लेकिन मैं सिर्फ 2 बड़े देशों की बात करूंगा, एक यहाँ और इधर। ये वाला छोटा है पुर्तगाल, इधर वाले का नाम क्या है? पुर्तगाल। और इस वाले का नाम क्या है? इस वाले का नाम है स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन। तीसरे देश का नाम अगर कोई जानता है तो बताए। यह आपका क्वेश्चन है। क्लास दोनों तरफ से चलनी चाहिए, 2 वे चलनी चाहिए। तो अगर किसी को पता है तीसरे देश का नाम तो बताए बिना गूगल किए। तो ये पुर्तगाल और स्पेन जो आधुनिक इतिहास रहा है, आधुनिक इतिहास खासकर जो भारत का आधुनिक इतिहास 1707 से हम अक्सर शुरू करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद से। तो उसमें यूरोपियंस बहुत ज़्यादा, फ्रांस नहीं है भैया। फ्रांस होता तो मैं पक्का लिखता क्योंकि फ्रांस तो बहुत बड़ा देश है, फ्रांस तो शक्तिशाली देश भी है। तो फ्रांस का नाम क्यों ना लिखूं मैं? वो उतना शक्तिशाली देश नहीं है, छोटा सा देश है। उसका नाम आप रेयर केस में सुने होंगे। इसलिए जो मैं बोलता हूं उसको साथ साथ करते रहेंगे, बहुत से सब्जेक्ट कवर करेंगे। और एक फ्री लेक्चर जो मेरा चलता है यूट्यूब पर सुबह 7 बजे, उसको देख रहे हैं तो मल्टीपल चीज़ें आपका ऐसे कवर होगा। तो 1707 ईस्वी से तो ध्यान रखिए कि उसमें यूरोपियंस का दबदबा बहुत ज़्यादा रहा। यूरोपियंस ही जाके अलग अलग देशों में कॉलोनी बनाए, उपनिवेश बनाए। अब और अगर आपको आता है तो बताइए औपनिवेश क्या होता है? औपनिवेश की परिभाषा अगर पूछ ले कभी कि औपनिवेश क्या है या औपनिवेशीकरण क्या है तो टाइप करिए, तब तक मैं बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से। तो यूरोप का दबाव बहुत ज़्यादा, यूरोप का दबदबा बहुत ज़्यादा रहा और शुरू में इन्हीं लोगों ने कॉलोनी बनाना शुरू किया। इनके दिमाग में उपज यह आई कि हमारे देश में जो संसाधन है उसको बचा के रखते हैं और अलग अलग देशों में जाके उनके संसाधनों को चुरा के लाके अमीर बनते हैं बेचकर। तो ये काम दोनों ये शुरू किए कौन? पुर्तगाल वाले, स्पेन वाले। और इन्होंने क्या किया? लूट मार जैसा काम करते थे। पुर्तगाल वाले किसी अफ्रीका के किसी देश में मान लो पहुंच गए, वहां से कुछ लूट कर लेकर चले आए। अब इलाका का दिक्कत होती थी। स्पेन वाला बोलता था जाके कि ये मेरा इलाका था, तुम कैसे आ गए? पुर्तगाल वाला बोलता था कि ये मेरा इलाका है, तुम कैसे आ गए? दोनों आपस में खूब थप्पड़ी करते थे, खूब पिटाई करते थे एक दूसरे का, कुल मिला के झगड़ा करते थे। मैं कहानी को थोड़ा मसालेदार बनाता हूं कि आपको समझ में आए। ऐसा ही हुआ होगा आवश्यक नहीं है, लेकिन क्रक्स यही है। तो ये दोनों लड़ाई करते थे कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, मैं उस एरिया में जाऊंगा। तो उस समय पोप जो हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, उन्हीं को ये लोग न्यायाधीश मानते थे कि पादरी जो बोलेंगे हम वही सुनेंगे। तो ये दोनों पहुंच गए पादरी के पास और बोले कि पादरी जी हमारा समझौता करा दीजिए, हमारा इलाका बांट दीजिए, हमारा इलाका बांट दीजिए कि हमारा कौन सा इलाका में कौन जाएगा, हमारा इलाका स्पष्ट है। तो पादरी ने बोला कि इतनी सी बात, लाओ चंदा दो दान पेटी में, दान पेटी में थोड़ा थोड़ा जमा करो, लग्जमबर्ग बाकी लोग
मैच करें। देखो मैं आप लोगों को डायरेक्ट सही या गलत इसलिए नहीं बोलता हूं कि बाकी लोग भी सोचें। मुझे क्लास में हर बच्चे के माइंड को पकड़ना है, तो आप और लोग इसको क्लियर करें कि क्या ये सही है ये गलत है, फिर अंततः आपको आंसर मिल जाएगा। तो पुर्तगाल, उसने बोला कि लाओ पेटी में चंदा डालो और पीठ नीचे करो। जैसे बाबा के पास जाते हैं ना, तो बाबा लोग बोलते हैं कि लाओ चंदा डालो और पीठ नीचे करो, मारते हैं धड़ धड़ 2 थप्पड़ और बोलते हैं कि जाओ अब तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो पादरी जी भी ऐसा ही बोले, होता होगा चमत्कार उसमें, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको थोड़ा ठीक लगे, समझ में आए। तो पादरी बोला कि इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस चंदा डाल दो। तो उसने क्या, अफ्रीका, अगर आप जाके देखोगे, मैप में खोलूंगा अभी लास्ट में, ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका का नीचे वाला बिंदु, वैसे भूगोल में आप पढ़े होंगे केप की परिभाषा, केप क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, ये सारा चीज़ें आप संरचनाएं हैं, पृथ्वी की संरचनाएं हैं, उसमें आता है। हाँ, तो आशीष यादव सही आंसर दिए हैं। तो ये नीचे वाले टिप का नाम उन्होंने क्या, यहाँ से उम्मीद दिख रहा था, तो पहले वो बोला कि पहले तो मैं एरिया बांट लूँ। उसने बोला कि इसका नाम रहेगा केप ऑफ गुड होप। इसका हिंदी नाम बोलिए कोई जिसको पता हो, क्योंकि माध्यम हिंदी है ना। तो केप ऑफ गुड होप तो हमको याद रहता है, जैसे कल ग्राफ का हिंदी नहीं बता रहे थे आप लोग, आलेख, तो वैसे ही केप ऑफ गुड होप का हिंदी बताइए कि क्या इसका नाम था, केप ऑफ गुड होप। और उसने बोला कि आप वैसे भी मैप अगर देखें तो ये दिशा दिखाई देती है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो उसने क्या किया, बोला कि इस टिप के पूरब में जो कुछ भी है उसका नाम रहेगा ईस्ट इंडीज, उसका नाम रहेगा ईस्ट इंडीज, और जो पश्चिम में रहेगा इसके, उसका नाम रहेगा वेस्ट इंडीज। दिखाई दे रहा है ना, वेस्ट इंडीज, उसका नाम रहेगा वेस्ट इंडीज। अब बड़ा मजेदार बात, एक और चीज समझो कि एक क्रिकेट टीम खेलती है वेस्ट इंडीज, अगला सीरीज हमारा क्रिकेट का उसी से होना है। तो वेस्ट इंडीज एकदम सही आंसर है। आशा अंतरिप द्वीप बोलते हैं उसको, सही बताए हैं आप। तो वेस्ट इंडीज एक देश क्रिकेट खेलता है। तो क्या सच में कोई वेस्ट इंडीज नाम का देश है? वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश इस पूरे पृथ्वी पर है ही नहीं, बल्कि वेस्ट इंडीज नाम तो इस समय दिया गया था। और आज अमेरिका के साइड में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, वेस्ट इंडीज। उसमें से 4, 5, 10, 20 मिल के आपस में खेलते हैं क्रिकेट, क्योंकि उनके पास उतनी जनसंख्या नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है, तो वो मिल के एक क्रिकेट टीम बना लिए हैं जिसका नाम वेस्ट इंडीज होता है। वेस्ट इंडीज हकीकत में कोई देश नहीं है। खैर अपने टॉपिक पे आए, तो वेस्ट इंडीज नाम रख दिया और बोला कि भैया ये है सिक्का 16 का। अब ये सिक्का में पादरी साहब बोले कि मैं खुद ही उड़ाता हूं, और तुम लोग बताओ कौन बोलेगा। तो पुर्तगाल वाले ने बोला कि मैं बोलूंगा, और अक्सर जो बोलता है वो हार जाता है। तो पुर्तगाल वाला चाहता था किधर जाना, उधर जाना। पुर्तगाल सच मायने में जाना चाहता था वेस्ट इंडीज की तरफ, और स्पेन का विचार किधर था जाने का, ईस्ट इंडीज की तरफ। बट जब सिक्का उछाला गया तो पुर्तगाल पहले ही विराट कोहली बन के आ गए। विराट कोहली का आपको पता है कि टॉस बहुत हारते हैं। तो पुर्तगाल आया, बोला कि हेड और हेड बोला तो आ गया टेल, और टेल जब आया तो उसको क्या मिल गया, बेचारे को उल्टा कहानी हो गई। पुर्तगाल इधर है ना, वो चाहता था इधर जाना, बट बेचारे को मिल गया क्या, पुर्तगाल हार गया टॉस, तो उसको मिल गया ईस्ट इंडीज। उल्टा दिमाग में रखना, पुर्तगाल को मिल गया इधर वाला हिस्सा ईस्ट इंडीज, और स्पेन को मिल गया किधर का हिस्सा, वेस्ट इंडीज। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लैटिन भाषा इन्हीं इलाकों में मुख्य रूप से बोली जाती है। आपको पता है कि प्राचीन भौगोलिक बाउंड्री और आधुनिक भौगोलिक बाउंड्री में काफ़ी अंतर है। जो प्राचीन भौगोलिक बाउंड्री है वही आंतरिक, वही आज की भी भौगोलिक बाउंड्री रहे, यह आवश्यक नहीं है। तो मैच भी बहुत हारता है, हाँ वो सही है, बट वो नहीं बोलूँगा मैं। मैच बहुत हारता है क्योंकि
कुछ लोगों का विराट कोहली पसंदीदा खिलाड़ी होगा और मैं बोल दूंगा कि विराट कोहली बहुत मैच हारता है, तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, कैसे ये बात बोल दिए, हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई केस मेस करे मुझ पर, और इसलिए खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं। बाकी चीज़ें आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। मैं तो नादान व्यक्ति, मुझे क्या पता कि क्रिकेट में क्या होता है। वो तो मैं आप लोगों के शरण में रह रह के थोड़ा बहुत सीख लिया हूँ। टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक पे आते हैं कि उसको यहाँ पे क्या मिल गया। यहीं पर ये जो हिस्सा है स्पेन, पुर्तगाल और इसके आसपास के और इलाके, उन्हीं में लैटिन भाषा बोली जाती है और प्रभुत्व इनका ही था। जब प्रभुत्व इनका था तो आप देखेंगे, अब थोड़ा कहानी को शॉर्ट करके ख़त्म करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है ये। तो यहाँ से पुर्तगाल वाला जो है वास्को डी गामा, और भी कई लोग आने का प्रयास किए, बार्थोलोमियो डियाज, और भी असफल भी रहे लोग। पुर्तगाली अंततः भारत के केरल में पहुँच गया, कालीकट में। एक लंबे समय तक पुर्तगाली यहाँ रहे भी। उसके बाद स्पेन वाले पहुँचे इधर, तो इधर जाके उन्होंने, यहीं से कोलंबस निकला, स्पेन से कोलंबस नाम का व्यक्ति निकला। और कोलंबस आपको पता है किसकी खोज किया? अमेरिका का। पुर्तगाल से वेस्ट इंडीज निकला, सॉरी पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला और वास्को डी गामा भारत की खोज किया। साइंस में एक और बात ध्यान रखना कि खोज का मतलब होता है पहले से चीज़ पड़ी हुई है उसको ढूंढ लेना। ऐसा नहीं है कि भारत पहले नहीं था। भारत पहले नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, और पीछे की कहानी क्या है, तो बहुत पूरा 1498 की बात कर रहे हैं ना हम। यहाँ तो 1498 में आया था वो। तो ऐसा नहीं कि भारत पहले था, नहीं, भारत पहले था। बस अंतर इतना है कि खोज कर लिया गया, ढूंढ लिया गया, एक नए रास्ते की ढूंढ इसने कर लिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन हुआ तो लैंड से आना मुश्किल हुआ, तब जाके इन्होंने इधर से आने का प्रयास किया, वो अलग मुद्दा है। तो ये यहाँ पे आया और इधर चले गए स्पेन वाले, कोलंबस जाके अमेरिका की खोज कर दिया। अब हुआ क्या कि स्पेन वाले तो अमेरिका में टिके थे, कुछ समय बाद नीचे भाग गए किधर, दक्षिण अमेरिका में। अमेरिका आज़ाद हो गया तो दक्षिण अमेरिका में आके बहुत लंबे समय तक टिके रहे। और जो जहाँ रहेगा वहाँ अपनी भाषा तो सिखाई देगा लोगों को। जैसे आप इंडिया में देखोगे कि पुर्तगाली अपनी भाषा किसको सिखा दिए हैं? गोवा को। गोवा और पुदुचेरी में आप जाओगे, गोवा पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली है। पुदुचेरी वाले फ्रांसीसी ज़्यादा दिखेगी। तो ये बहुत लंबे समय टिक नहीं पाए। डच आए, वो भी नहीं टिक पाए, फ्रांसीसी भी नहीं टिक पाए। ब्रिटेन वाले टिक गए 2 साल, 200 साल, और जब 200 साल टिके तो हमको अंग्रेजी सिखा दिए। आज हम अंग्रेजी में जो इतना महत्व देते हैं अंग्रेजी को, वो सारा सिखाया हुआ किसका है? यूरोप का है। तो हमारे यहाँ अंग्रेजी ज़्यादा क्यों बोली जाती है? इसका कारण ब्रिटेन का उपनिवेश। वैसे ही अमेरिका वाले बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे नहीं, तो अमेरिका वाले लंबे समय तक गुलाम नहीं रहे तो ये आज़ाद हो गए 1786 में ही। 1789 में इनका संविधान भी बन गया। तो ब्रिटेन वाले इस पर भी कब्जा किए थे, भाग गए। सब कहाँ चले आए? स्पेन और पुर्तगाल जब यहाँ से असफल हो गए, बाकी सब ये फ्रांसीसी तो सब आके यहाँ पे सेटल हो गए। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। मैं बार बार यहाँ मैप बना रहा हूँ तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे इन्होंने खूब लैटिन भाषा का प्रचार प्रसार किया, तो इसलिए आज निक नेम में हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नाम ही क्या होता है? लैटिन अमेरिका। तो अब आपको इसका आंसर कैसे दिमाग में रखना है कि लैटिन भाषा मुख्यतः आइबेरियन पठार के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसको लेने का, इसका नाम आजकल हम किताबों में ऑथेंटिसिटी में लेकर आते हैं। तो साइंटिया ही क्यों पढ़ते हैं, लैटिन भाषा ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आधुनिक इतिहास में वर्चस्व रहा है यूरोप का। जिसका वर्चस्व रहेगा वही अपने हिसाब से इतिहास को लिखेगा। अगर आप लोग संसद टीवी देखते हैं तो जाके संसद टीवी पे देखिए, कल ही एक उस पर वीडियो आया हुआ है कि इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा। उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, देखिएगा। नहीं देखें तो क्रक्स तो मैं बताता ही रहता हूँ।
लेकिन मैं आपको गाइड हमेशा करता रहूँगा प्रॉपर कि देखना है तो देखिए। तो यहाँ पर कोई पूछेगा कि क्यों साइंटिया ही लिया जा रहा है, क्योंकि जो प्रभुत्व रहेगा, जैसे मान लीजिए अपने क्लास में अगर मैं कुछ रिंकू बोल रहे हैं, मैं एक बार देख लूँ। अंडोरा देश है क्या सर जी? अभी भी मैं सही नहीं बोलूँगा, आप लोग मुझे कंफर्म करके बताइए, आप लोग अपने दिमाग को चलाइए। खैर सुनिए भी ध्यान से, यहाँ बस मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको एक सोचने वाला प्राणी बना दूं, सीखने वाला प्राणी बना दूं। जब एक 10 दिन 20 दिन बाद आप में ऑटोमेटिक अंतर दिखेगा कि यार मुझे में अंतर अब दिखाई दे रहा है, पहले ये अंतर नहीं था। बट ईमानदारी से काम करोगे तब। टॉपिक पे आओ। मैं अगर मान लो प्रभुत्व, इस क्लास में सबसे प्रभुत्वशाली इमेजिन कर लो मैं हूं, और कोई अगर हम लोग किसी चौराहे पे मूर्ति बना रहे हैं तो वो मूर्ति किसकी बनेगी? जो शक्तिशाली है उसी की बनेगी। या चौराहे का नाम भी रखना है तो मैं अपने दादा का नाम रखूंगा या पापा का नाम रखूंगा या अपना नाम रखूंगा। जो शक्तिशाली वही मैनिपुलेट करेगा इतिहास को। तो आधुनिक इतिहास में ये लोग यूरोप वाले ही क्या रहे? शक्तिशाली। और इसलिए किताब कोई भी पढ़ लेना, सब्जेक्ट कोई भी पढ़ लेना, हर एक शब्द का उत्पत्ति, हर एक शब्द का इंग्लिश में इटाइमोलॉजी बोलते हैं, हर एक शब्द का उत्पत्ति या तो लैटिन भाषा से हुआ होगा या तो ग्रीक भाषा से हुआ होगा। और ग्रीक भाषा भी जब हम भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो बताऊंगा, ग्रीक भाषा भी यूनान की भाषा है। आज इसका नाम ग्रीस है। अब देश छोटा है, पहले बड़ा हुआ करता था। सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात सब यहीं के थे। तो ये बात आपको समझ में इतनी आ गई होगी कि विज्ञान, टॉपिक पे आए, कि आखिर में विज्ञान का नाम जो अक्सर हम लैटिन भाषा से क्यों ले रहे हैं, लैटिन भाषा से ही हम इसका नाम क्यों ले रहे हैं, और लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, कल से मैं मैप साइड में लगा के रखूंगा, जो जो मैप जरूरत पड़ेगा। आज आप लोग मैप खोल के आइबेरिया का पठार, लैटिन अमेरिका, वेस्ट इंडीज वाले देश, ये सब एक बार जरूर देख लीजिए। केप ऑफ गुड होप कहाँ है ये जरूर मार्क करके देख लीजिएगा। लगे हाथों देखोगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा, जरूरत है। और अगर पढ़ने के हिसाब से बाद में कभी ऐसे देख रहे हो तो जरूरत नहीं है। दिमाग जरूरत को जल्दी समझता है और जब जरूरत नहीं रहती है तो सो कर सोचता है। तो एक बार देख लीजिएगा या फिर लास्ट में मैं दिखाई देता हूं, क्यों छोड़ूं। अब आते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक पे मैं अभी आपको एक लेक्चर में, शुरू के 5 लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 5 लेक्चर आपको सिखाएंगे और फिर स्पीड अपने आप ही बेहतरीन तरीके से चलने लगेगी। बट शुरू में आपको समझाना है, मुझे आपको उस लेवल पर लेकर आना है। देखो यहां पर पेज नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, और पेज नंबर फर्स्ट में अभी मैं सिर्फ विज्ञान को समझाया। मतलब इतने लाइन को समझने में कितना समय लग रहा है सोचो। आप इसी लाइन को पढ़ना होता तो इतने देर में 1 घंटे 29 मिनट का समय हो गया है एप्लीकेशन पर। तो 1 मिनट के जिब्राल्टर, रिंकू शर्मा आप बोल रहे हैं जिब्राल्टर, आप बड़े करीब तक पहुंच गए हो और शायद आप सच भी अब हो सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो मुझे बहुत मजा आ रहा है, बाकी लोग नहीं सोच रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है। और बेटा चलिए, तो कार्ड, मोबाइल का जो कैमरे का कार्ड अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कैमरे के कार्ड के भर जाने के कारण आपको 5 मिनट की असुविधा जो हुई, उस असुविधा को ख़त्म करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को वहीं से रिज्यूम करेंगे, शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये 3 लाइन को समझाने के लिए इतना मेहनत किया। कारण क्या रहा, आप पढ़ेंगे तो अब समझ में पूरा डिटेल में आएगा, एक एक बातें। इतनी बात आपने समझ लिया तो पहले इतनी बात हम अपने कॉपी में लिखते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए कॉपी, और कॉपी में आप भी वैसे ही कॉपी बनाएंगे। क्या कॉपी रहेगी, जैसे ये पहला मैंने लेक्चर का यहाँ पे लिखा है नाम, ऐसे आपका लेक्चर का नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इस चैप्टर में। आपके कॉपी में ये तो मिल ही जाएगा, ये मैं भेज दूंगा। सबसे पहला हेडिंग रहेगा विज्ञान, हेडिंग डालिए विज्ञान। और चैप्टर आप लोगों का क्या रहेगा, चैप्टर 00, चैप्टर का नाम 00 कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम
0 0 रहेगा। शुरू करते हैं, जिससे मैं कुछ लिखना रहे तो लिख भी पाऊँ यहाँ अगले पेज पर। चलो लिखो विज्ञान, और विज्ञान में सबसे पहले लिखो नामकरण। विज्ञान में सबसे पहले लिखो नामकरण, और नामकरण के साथ साथ आप चाहो तो इसी को लिख लो शब्दार्थ। कॉपी ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, नहीं तो साथ साथ आपका क्यों बनाऊं, ऑफलाइन की पूरी फीलिंग आनी चाहिए। रेडी हैं सभी लोग? एक बार हैंड रेज करो, बहुत देर से हैंड रेज नहीं किए, फिर मैं आप लोगों की तरफ देखना बंद करूं, कैमरे की तरफ देखूं। चलिए तो लिखना शुरू करिए, विज्ञान, नामकरण या शब्दार्थ, और डायग्राम ऐसे ही बनाइए। इस तरफ पेज में बनाएंगे क्या, हिंदी, यहाँ बनाएंगे हिंदी, और यहाँ बनाएंगे इंग्लिश। लिखने में उतना समय नहीं जाएगा, लिखने में मैक्सिमम 10 मिनट। सॉरी, फिर हिंदी में लिख दिया। एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश नाम ही प्रचलित है, हिंदी नाम प्रचलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, विज्ञान, नामकरण, शब्दार्थ। शब्दार्थ हिंदी में लिखेंगे कि संस्कृत शब्द से, जैसे मैं लिख रहा हूं अब साथ लिखेंगे आप। मोबाइल छोड़ दीजिए हाथ से, वो रखने वाला आता है 10 रुपए का, वो भी खरीद लीजिएगा आप लोग। तो संस्कृत शब्द से बना है ये, और संस्कृत शब्द 2 क्या है, विशिष्ट। सब समझा चुका हूं, लिखने में अब समय नहीं लगेगा आपको, दिमाग पे जर्की नहीं डालना। ऐसा लगेगा कि रिवाइज हो रहा है, ऐसा लगेगा कि लास्ट के समय में हमको रिवाइज करा रहे हैं डबल से। ज्ञान, नॉलेज। विशिष्ट को लिखेंगे गहराई पूर्वक व तर्क वितर्क के माध्यम से समझना, या गहराई की बातें आप लिख सकते हो। ज्ञान में लिखो वास्तविकता की अनुभूति। ज्ञान में नीचे लिखो वास्तविकता की अनुभूति। कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि कॉपी देख के समझ में आए कि हाँ पढ़ाई क्या हो रही है। वास्तविकता की अनुभूति, और फिर दोनों को जोड़ दो। मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोलूंगा अब, ऐसे दोनों को जोड़ दो। इतना लिख लिए तो दोनों को जोड़कर यहां नीचे लिखो। दोनों को जोड़कर नीचे लिखोगे, इतना हो गया तो कि इस संस्कृत के शब्द से शब्दार्थ क्या बना। संस्कृत के शब्द से शब्दार्थ क्या बना, विशिष्ट का मतलब लिखा। और भी अच्छे से लिख सकते हैं, बट हिंदी पर तो आपको कमांड रहेगा ही ना। हिंदी तो आप, मैं जो लिखवाऊंगा वही लिखना नहीं है, आपको तो समझना है कि कैसे मैं बोल रहा हूं, शब्दों का चयन करना है। तो विशिष्ट और ज्ञान अब नीचे लिखिए। शब्दार्थ इसका क्या निकल रहा है, लिखिए किसी भी विषय को, इसके नीचे शब्दार्थ हिंदी से क्या निकल रहा है, किसी भी विषय को विशिष्टता पूर्वक, किसी भी विषय की लिखो। किसी भी विषय के बारे में होगा, थोड़ा सेंटेंस सही करो। किसी भी विषय के बारे में गहराई पूर्वक एवं तर्क वितर्क के माध्यम से, किसी भी विषय के बारे में गहराई पूर्वक व तर्क वितर्क के माध्यम से वास्तविकता की अनुभूति करना ही विज्ञान है। वास्तविकता की अनुभूति करना ही विज्ञान है। लिखने का स्पीड तेज होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर सामान्य अध्ययन में इतना गहराई से हमको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना, लेकिन विज्ञान की परिभाषा तो यह है, विज्ञान का शब्दार्थ तो यह है, ये तो पता रहे। हमको उतना गहराई कहाँ पढ़ना, तो सामान्य अध्ययन पढ़ना है। सामान्य अध्ययन क्या है पहले सिखा दिया, वो नहीं लिखवाऊंगा। अब आ जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में नामकरण पे क्या लिखोगे? लैटिन भाषा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाओ। लैटिन भाषा का शब्द, उसके नीचे लिखो साइंटिया। आप इंग्लिश ही लिख लीजिए साइंटिया। साइंटिया का मतलब अंग्रेजी में होता है टू नो, और टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मतलब होता है जानना।
टू नो का मतलब होता है जानना, तो आप बनाइए ऐसे ही। लैटिन भाषा का शब्द साइंटिया, टू नो जानना। कहाँ से बात हो रही है? एनसीईआरटी, जानना। अब जानना पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, जिससे कि पढ़ोगे तो दिमाग सोचेगा। जानना पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, इसका मतलब क्या होगा? क्या जानना। क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या जानना। अब उसके नीचे लिखो, जानना के नीचे तीर लगा के लिखो। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास जगह होगा, नहीं तो अगले पेज पर चले जाओ और लिखो, किसी भी घटना के घटित होने के, किसी भी घटना के घटित होने के, किसी भी घटना के घटित होने के सही सही कारणों को जानना ही, किसी भी घटना के घटित होने के कारणों को सही सही जानना ही, किसी भी घटना के घटित होने के कारणों को सही सही जानना ही विज्ञान है। तो शब्दार्थ हमने निकाल लिया दो, इसके शब्दों से क्या अर्थ निकल रहा है? किसी भी घटना के घटित होने के कारणों को सही सही जानना ही विज्ञान है। अब ये बात हमारी किससे हुई? ये हमारा लिखने की बात थी, कितने 5 मिनट में कवर हो गई, और समझाने में कितना समय लगा। अब हम आगे इसमें और क्या आज लिखना चाहते हैं, तो आगे इसमें अगर हमें कुछ और लिखना है तो वो क्या लिखेंगे? अब हम बाकी जितनी बातें मैं पढ़ाया सब नहीं लिखवा सकता कॉपी में, इसलिए समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। वैसे भी पहले जब चिट्ठी लोग लिखते थे ना तो बोलते थे कि कम लिख रहे हैं, समझना ज़्यादा। तो यहाँ समझा दिया गया है, सब कॉपी में लिखेंगे भर जाएगा। आप क्लास में हो तो आपको शॉर्ट नोट चाहिए ना, ज़्यादा लिख के भी क्या करेंगे? बाकी सारी कहानी तो इंटरलिंकिंग कहानी मेरी थी, तो उसको समझाना नहीं है मुझे। अब आप आएंगे विज्ञान की, अगला जो टॉपिक आज का रहेगा वो क्या रहेगा? विज्ञान की परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा, और इसको मैं बोलता हूं भावार्थ। इसको मैं दूसरे शब्दों में क्या बोलता हूं? भावार्थ। अब भाव का अर्थ हम देख रहे हैं, शब्द का अर्थ नहीं देख रहे हैं, और यही परिभाषा आपका चलता है अक्सर। विज्ञान की परिभाषा मतलब विज्ञान का भावार्थ क्या है, समझते हैं। विज्ञान का भावार्थ पहले समझिए, भी समझे नहीं हैं आप। थोड़ा मैं पीछे जाके पहले आपको एक बार और आपको बत्ती दे दूं। मैं बत्ती मतलब दिमाग जला दूं मेंटोस की तरह, कि एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? देखो अभी ये पीडीएफ चलते रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा NIOS के भी। देखो सर CV रमन यहाँ दिया हुआ है, और CV रमन कल सिलेबस में बताया था, तो सर CV रमन के बारे में ये भी पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही। और ऑथेंटिक सोर्स है, सोर्स पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, सोर्स पर कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। सर CV रमन और भी लोगों के बारे में दिया है, तो खैर वो तो हम बातें करेंगे ही। अभी थोड़ा सा पीछे जाकर हम बात क्या करें? देखो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है, खैर वो हमारे सीधे सिलेबस में कहीं है नहीं। अब बात आती है थोड़ी सी हमारे पास क्या, कि कुछ बातें आपको परेशान करेंगी। क्या परेशान? देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। तो भौतिकी को विज्ञान कर दो, विज्ञान का समाज में क्या प्रभाव है, ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे टॉपिक भी आपको दिया हुआ है। देखेंगे क्या है, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगले प्रीलिम्स में या मेंस में फिर आपको शौक लगेगा, और शौक इस बात से लगेगा परिकल्पनाएं क्या हैं, अभिगृहित क्या है, और निदर्श क्या है। कुल मिला के मैं आपको ये बोलूं कि आपसे कभी पूछ लेगा कि सिद्धांत क्या है, कभी आपसे पूछ लेगा अवधारणाएं क्या हैं, कभी आपसे पूछ लेगा नियम क्या है, कभी आपसे पूछ लेगा वैज्ञानिक नियम क्या है। क्या भरोसा। और मैं ऐसा नहीं कि मुझे सपना आया है इसलिए बोल रहा हूं, मैं अभी इस बार का प्रीलिम्स देख के ही लग रहा है कि जब प्रीलिम्स में सच्चा न्यायोचित ज्ञान पूछ सकता है तो क्या मेंस में नहीं पूछ सकता। और साइंस में जब है ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस है कि परिकल्पनाएं क्या होती हैं, क्या परिकल्पनाएं ही नियम होती हैं, क्या परिकल्पनाएं ही सिद्धांत होता है। ये अंतर क्या है यहाँ स्पष्ट दिया है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपको केवल ये पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। मैं समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन आप ये भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये लेक्चर यूट्यूब पर जाएगा
जो अभ्यर्थी क्लास में नहीं जुड़े, लाइव या पेड में नहीं जुड़ते, वो भी अपने लेवल पर इस तरीके से अप्रोच पैदा करने की कोशिश करें, फिर सरप्राइज नहीं खाओगे। मैं तो आपको यही बताऊंगा कि समीकरण क्या है, क्योंकि आप पढ़ेंगे गति के समीकरण, गति दिया है हमारे सिलेबस में, तो गति का समीकरण भी पढ़ेंगे, गति का नियम भी पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग है। और मैं लगे हाथों आपको एक और बात बताऊंगा, सर्वसमीका, इसकी भी जरूरत पड़ेगी ही, और गणित मुझे पढ़ाना ही है तो गणित में भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं सर्वसमीका भी आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है। तो ये डेडिकेट रहेगा एक लेक्चर पर, लेकिन धीरे धीरे अभी इस 0-0 वाले लेक्चर में चलेगा ये, मतलब जो अध्याय, लेक्चर 0-0 नहीं है, लेक्चर तो 1 से हम शुरू किए हैं, अध्याय 0-0 है। ये अध्याय 0-0 आपका पूरा बेसिक बना देगा, आपको डरना खत्म हो जाएंगे आप, अब डरेंगे नहीं कि साइंस टफ होता है, ये डर तो एटलीस्ट आपके दिमाग से पूरी तरह निकल जाएगा। तो हम ये सब बातें भी करेंगे, लेकिन अभी विज्ञान की पहले परिभाषा कर लेते हैं आज, और फिर आज की क्लास हम ऑफ करेंगे और कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लासेस हमारी ऐसे ही इसी गुणवत्ता पर चलेंगी, आप अपने सुझाव भी देते रहेंगे, आपको साथ लेके। विज्ञान का भावार्थ क्या होगा, तो भावार्थ हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा है थोड़ा समझो, और ऐसा नहीं कि गलत है, सही है वो, हम थोड़ा उसको परिष्कृत कर देंगे। छोटी कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा। छोटी कक्षाओं में, और प्रीलिम्स वैसे भी आप लोग पढ़े हैं, फिर भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। छोटी कक्षाओं में क्या किया जाता है कि हमको परिभाषा बताया जाता है, किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, समझ क्या बोलते हैं। अब आपको पहले ज्ञान समझ में नहीं आता था, ज्ञान अपने मन से खिचड़ी पुलाव बनाते थे आप, कुछ भी ज्ञान का मतलब कुछ भी समझे करते थे आप। अब ज्ञान आपको पता है कि ज्ञान क्या बोल रहा है। किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये परिभाषा दिया करता था। छोटी क्लास में हम लोग याद किए हैं, और गलत नहीं है, सही है, लेकिन अब थोड़ा हमारा अप्रोच अलग होना चाहिए। मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि सुसंगठित क्या होता है, जिसका गठन बहुत अच्छे से किया गया हो, और क्रमबद्ध क्या होता है, ऑर्डर बोलते हैं, जो एक सही ऑर्डर में आता हो। क्रमबद्ध का मतलब, अगर मैं आपको डायरेक्ट गुणा सिखाने लगूं और आपको गिनती सिखा दिया फिर गुणा सिखाऊं, तो क्या आप सीख लोगे? गिनती 1 से 100 तक सिखाया और बोला चलो बच्चों, या हे गाइस चलता है ना, मैं इंग्लिश थोड़ा कम बोल पाता हूँ, गाइस हम लोग अब गुणा सीखेंगे, तो गाइस लोगों को तुरंत तर्क, इंसान है ना गाइस, तो गाइस सोचे कि गाइस ये गुणा कैसे हम सीख लेंगे। पहले ही आपने गिनती सिखाया, और गुणा में तो 2 अंकों के गुणा में जोड़ भी आता है, 2 अंकों के गुणा में जोड़ भी आता है, और जोड़ आपने हमें सिखाया नहीं, तो हम कहाँ से सीख लेंगे कि गुणा क्या होता है। मतलब आप गिनती सीखने के बाद अगर जोड़ सीख लोगे तभी आप गुणा सीख पाओगे। अब मैं गुणा बोलता हूं लेकिन लगा देता हूं प्लस का चिन्ह, तो आप समझ लीजिएगा। पहले 100 तक गिनती सीखा, प्लस सीखेंगे तभी गुणा सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध, एक क्रम में लगा हुआ। अभी आते हैं हम लोग साइंस पर, और मैं बोलूं कि चलो गाइज भाग सीखते हैं डायरेक्ट, तो गाइज को बोलना चाहिए आप लोगों को कि सर गिनती के बाद भाग कैसे सिखा दोगे, या धन सिखाने के बाद, जोड़ सिखाने के बाद आप कौन सा ऐसा दिमाग में रखे हुए हो बात, कौन सा बंगाली बाबा का चमत्कार रखे हो कि आप भाग सिखा दोगे। और सीख जाएं आप लोग तो चमत्कार है वो, उसको ज्ञान नहीं बोलेंगे, उसको चमत्कार कहा जाता है। तो भाग सीखने के लिए हमको घटाना चाहिए, ऋण जानना पड़ेगा कि घटाना कैसे करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध। गिनती सीखा, धन सीखा तो गुणा, और गिनती सीखा, ऋणात्मक घटाना सीख गया तो भाग सीख गए। वैसे ही जब हम क्रम में, ऑर्डर में लगाकर कोई चीज पढ़ते हैं तो समझ में आता है, उसको क्रमबद्ध ज्ञान कहा जाता है। तो क्या इतिहास क्रमबद्ध नहीं है यार? इतिहास भी तो क्रमबद्ध है। क्या आप कभी मुगल वंश पढ़ते हैं तो डायरेक्ट औरंगजेब को पढ़ते हैं क्या? वो बात अलग है, कोई पढ़ा दे। अदरवाइज हम बाबर पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बेटा हुमायूं को पढ़ते हैं, फिर अकबर को पढ़ते हैं, इस तरीके से चलते हैं। किताबें भी सारी ऐसे ही लिखी जाती हैं। प्राचीन इतिहास में जाओगे तब भी उसमें काल बटे हुए हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो वैसे तो इतिहास भी क्रमबद्ध हो गया, सुसंगठित है ही वो, ऐसा नहीं कि सुसंगठित नहीं है।
तो इस तरीके से तो इतिहास भी कहीं ना कहीं अनवी बोल रही हैं सर मेरा तो डेटा ही 50 MB बचा है। आप लोगों को कष्ट करके एक काम और करना चाहिए मेरे हिसाब से कि 2-4 लोग मिलके एक वाईफाई लगवा लिया करिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज नेक्स्ट बार जब रिचार्ज करें आप लोग तो वोडाफोन या जियो वगैरह में 2 GB या 3 GB का मिलता है, वो बेहतर रहेगा। खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, जब तक चल रहा है तब तक चला लीजिए आप, उसके बाद फिर रिकॉर्डेड में देखिएगा। बस खत्म ही होने वाली है क्लास। अब हम सही परिभाषा इसका क्या देंगे समझो। हम बोलेंगे किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को, परिभाषा लिख लो पहले सभी लोग, किसी भी, और इस पे हम चर्चा कल कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को, किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को जिसे प्रयोगों द्वारा किताबी लैंग्वेज नहीं उठा रहे हैं, जिसे प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता है, कॉमा लगाएंगे, किया जा सकता है, कॉमा लगा के लिखेंगे, विज्ञान कहते हैं। किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को जिसे प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता है, विज्ञान कहते हैं। ये आप परिभाषा लिखेंगे और थोड़ी बात समझ लेंगे। कैसे? क्रमबद्ध क्या है आप समझ गए, सुसंगठित पर सुसंगठित 1-2 बार और आएगा तो मैं सुसंगठित पर आपको 10 मिनट लगा के अलग से समझा दूंगा। यहाँ गणित का एक टर्म भी समझाऊंगा, समुच्चय। यहाँ गणित का एक टर्म भी आपको समझ में आ जाएगा, जो आप लोगों को किताबों में गणित रहता है, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय होता क्या है, सीसेट में पढ़ते भी हैं हम, लेकिन ये सोचते नहीं कि समुच्चय होता क्या है। परिभाषा पढ़ लेते हैं, किसी भी सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या समुच्चय है, वहां से सुसंगठित को हम ऐड कर पाएंगे, करेंगे बात। अभी बस समझिए, किसी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को जिसे प्रयोगों द्वारा लैब में, जिसको हम क्या कर सकें, जैसे अकबर का बाप हुमायूं ही था, इसको हम सिर्फ ग्रंथों के हिसाब से ही देख सकते हैं कि ग्रंथ में लिखा है, अकबर ने बोला है कि ये मेरे बाप थे, हुमायूं ने बोला है कि ये मेरा बेटा है, और कुछ विद्वानों ने बात लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि हम लोग के फादर भी जो हैं उनको हम मान ही तो रहे हैं, लेकिन विज्ञान में वो चमत्कार है, वो शक्ति है कि हमारा डीएनए और उनका डीएनए लेके मिला के हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट फादर है या नहीं है। अगर बाबर का डीएनए मिल जाए और हुमायूं का डीएनए मिल जाए तब भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए विज्ञान सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान तो है ही, जिसे प्रयोगों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं। तो लगे हाथों, उसके नीचे ये आप हेडिंग लिख लिए होंगे, तो आप आगे लिख लीजिए, प्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखो प्रत्यक्ष, ये मापन में भी हम समझेंगे, प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे मान लो मेरी लंबाई मापनी है, तो प्रत्यक्ष मापन होगा। ये कैसे, आप इंची और टेप लेकर आओगे, एक मेरे तालू पर लगाओगे, एक मेरे ललाट पे लगाओगे, और पता चल जाएगा आपको कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष मापन। लेकिन अगर हमको पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी है, तो क्या यही काम कर लेंगे कि पृथ्वी के तलवे पर 1 इंची टेप लगाएंगे और उसी इंची टेप को खींचते खींचते सूर्य के ललाट पे लगाएंगे और देख लेंगे कितना दूरी है? नहीं, बट हमने ये दूरियां ज्ञात किया है। हमने ये दूरियां कैसे ज्ञात किया है, विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्र लगाए हैं, विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्र बना लिए हैं हम, और विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र बना लिए हैं, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर बना लिए हैं, और इन सब के सिमुलेशन के सहायता से, ऐसी चीज़ों को भी हम माप पा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापन। इस मापन को हम बोलेंगे कि ये मापन क्या है, अप्रत्यक्ष मापन है। तो ध्यान रखिएगा कि या तो प्रत्यक्ष मापन कर सकते हैं, या तो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रूव कर सकते हैं,
या तो उसको प्रत्यक्ष रूप से हम प्रूव कर सकते हैं और या तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रूव कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए समझो, मुझे बुखार हुआ है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे एक थर्मामीटर देके बोलेगा मुंह में दबा लो या बोलेगा बगल में दबा लो, तो प्रत्यक्ष रूप से उसको पता चल जाएगा मेरा तापमान क्या है। लेकिन सूर्य का तापमान भी हमको पता है कि सूर्य का तापमान कितना है, तो क्या सूर्य को ले जाके बोलेंगे कि ले भाई तू तो मुंह में दबा ले इसको या बगल में दबा ले, थर्मामीटर तो कब ब्लास्ट हो जाएगा ना, वहां जाएगा वही ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको भी तो हमने ज्ञात कर लिया है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या तौल के ज्ञात किए हैं? मेरा द्रव्यमान तो मैं जाके तराजू पे तौल के पता कर लूंगा, लेकिन क्या पृथ्वी और चंद्रमा का द्रव्यमान भी हम पता कर लिए हैं? तो मैं बताऊंगा किस तरीके से पता किया गया है जरूरत पड़ेगी तो। बट ये सब अप्रत्यक्ष हैं और इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा आज समझ में आ गई कि विज्ञान का जो परिभाषा एग्जैक्ट लेकर आते हैं हम, बहुत आगे चले गए क्या? विज्ञान की जो परिभाषा है, अब ठीक है, अब देख लीजिएगा विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या है। हमने पढ़ लिया कि किसी भी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को जिसे प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, विज्ञान कहलाता है। और अब जाके ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपको हर शब्द पता है कि ज्ञान क्या है, क्रमबद्ध क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। और सुसंगठित पर मैं और थोड़ा सा आपको चर्चा कर दूंगा। वैसे आपको पता है जो जिसका गठन, जिसका निर्माण बहुत अच्छे तरीके से किया गया हो। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। ये क्लास देखो, लिखने के लिए आप कितने पेज लिखे हो? बोलते हो कि रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। कहाँ रिवाइज करना पड़ेगा यार? गिन के 4-5 लाइन तो लिखे हो पूरे क्लास से, और अब बोलोगे कि होमवर्क करना है तो कहाँ करेंगे? अरे 2 घंटे पूरा समझ लिए हो। अब मैं भेजूंगा पीडीएफ आपको और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा, उसका पढ़ना कितना है वो भी मैं लिख दूंगा नीचे कि कितने पेज पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना। और पूरे दिन भर इसको डाइजेस्ट करना, दिमाग में दिन भर डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। जब पाचन शक्ति इसकी सही हो जाएगी, ये वाला पोर्शन पच गया तो कल फिर अगली बात पचाएंगे। और शुरू के 4 लेक्चर 5 लेक्चर जो चैप्टर 0-0 हैं आपको एकदम बेस बना देगा। और फिर जब चैप्टर में हम चलेंगे तो आपको हलवा लगेगा। और जब भी आपको हलवा की जगह पे कुछ और लग जाए तो मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे कुछ और लग रहा है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज की क्लास 1 घंटे 58 मिनट की हो गई है और बीच में 5 मिनट का डिस्टर्बेंस जो था, तो इसलिए अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। जो पढ़ना है आपको, होमवर्क जो भी करना है, वो होमवर्क में आपको एप्लीकेशन पर भी भेज दूंगा और डेडिकेटेड आपका जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी भेज दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग एक बार मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर हाई करके भेज देंगे। नंबर आपको पता है किस नंबर पे भेजना है, 9462513138 वाले पर भेजना है। और ये वाला पोर्शन में पब्लिक वाला जो हमारा चैनल है रिमाइंड IAS इंदौर ऑफिशियल, उस पर भी भेज दूंगा कल। और इसका ये लेक्चर यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपके एप्लीकेशन पे रहेगा। चलिए, तो सबको जपनाम बोलना आदत सी मेरी हो गई है, मैं क्या बताऊं। सबको जपनाम। टाइमिंग कल यही रहेगा, टाइमिंग 10 बजे रहेगा। जपनाम बोला और आपने टाइमिंग पूछ लिया। टाइमिंग का कोई और स्लॉट हो सकता है, अभी नहीं। दिन में उठना अच्छी बात है सुबह, और चर्चा अगर इस पर होगी तो हम लोग कर लेंगे बाद में। अभी कल का टाइम फिक्स है 10 से 12, उसमें 5-10 मिनट का इधर उधर होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाता है। और ऐसा नहीं कि टाइम बदलेगा, नहीं, टाइम जरूरत लगेगा तो बदल लेंगे हम। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कोई और डाउट रहे तो आप एप्लीकेशन पे चैट कर दीजिए, मैं देख लिया करूँगा, या फिर अपने ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं वीडियो के अलावा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। सबको जपनाम और सबकी सदा ही जय हो। सबकी मतलब आप लोगों की, अभ्यर्थियों की सदा ही जय हो, और बाबा की भी अगर इसमें जय हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।